अब लिखो बेटा आम यानी कि मैंगो। आम बोले तो मैंगो। क्या आम दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में होता है क्या? सही में? तो इसलिए आम एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप हो जाती है कि सर आम को हम और क्या क्या कहते हैं। तो आम के अन्य नाम आपको इस तरीके से मेरे साथ लिखने। आम के अन्य नाम सबसे पहले है भारतीय फलों का राजदूत। भारतीय फलों का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट। राजदूत भारतीय फलों का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स। एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स। एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स। सेकंड, इसको कहते हैं बाथरूम फल, या इसको बोला जाता है बाथरूम, इसको कहते हैं बाथरूम फल या बाथरूम फ्रूट। फलों का राजा आम, फलों का राजा है आम। या फिर इसको क्या बोलते हैं, फलों के राजा के अलावा बोलते हैं इसको भारत का राष्ट्रीय फल। तो ये राष्ट्रीय फल भी, ये सभी इसके अन्य नाम। और अन्य नाम से भी प्रश्न आ जाते हैं देखो। तो इसको एक तो कह रहे हैं अपन लिखना है इसको भारतीय फलों का राजदूत, बाथरूम फल, क्योंकि अपन खाते हैं इतने घटिया तरीके से आम को। मजा तभी आता है जब आम को इस तरीके से दबा के इस तरीके से खाएं, तो हाथ मुंह भर जाते हैं, तो वो बाथरूम में हाथ धोने के लिए जाते हैं। ऐसा भी लॉजिक देते हैं कई लोग कि बाथरूम फल क्यों कहते हैं। पहले अंग्रेज लोग अपने यहाँ के लोगों को बोलते हैं बाथरूम में खा के, तो खाते ही ऐसे, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत साफ सुथरे तरीके से खाते हैं। तो वो काट के आम को ऐसे खाते हैं सिस्टम से। अपन ऐसे काटते हैं तो फीलिंग आती नहीं कि आम खा रहे हैं, नहीं। तो वो वाली बात है, इसलिए कहते हैं कि बाथरूम फल। तो इसको भारतीय फलों का राजदूत, बाथरूम फल, फलों का राजा और फलों की रानी कहते हैं मैंगोस्टीन को। मैंगोस्टीन एक फ्रूट आता है, मैंगोस्टीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मैंगोस्टीन। अब लिखो इसके बारे में बेसिक। ये अभी हम लोग धीरे धीरे अच्छी चीज। आम में हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है, ध्यान रखना। आम हमेशा जिंदगी में काम आने वाला फ्रूट है, एग्जाम में कहीं कहीं याद। तो इसी को लिखना बहुत सरल तरीके से लिखो। बॉटनिकल नेम मेंजीफेरा इंडिका, ऐसे लिखो बेटा, शाबाश। मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। गुणसूत्रों की संख्या, पहले कुल एनाकार्डियेसी, कुल तो जानते हो, तो जो नहीं जानते वो भी आप लोग जो है आज से सब चीजें जानने लग जाओ। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एनाकार्डियसी। एनाकार्डियसी, एनाकार्डियस। गुणसूत्रों की संख्या, काजू पिस्ता का नाम सुना कभी? काजू पिस्ता, तो काजू और पिस्ता की फैमिली भी क्या होती है आपके? ये होती है एनाकार्डियस। तो क्रोमोसोम नंबर बराबर 40। सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडो बर्मा। भारत और म्यांमार को हम लोग बोलते हैं इंडो बर्मा। तो इंडो बर्मा दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ऐसे इजी गोइंग लिखो, ये बिल्कुल बेसिक है मेरे हिसाब से। इसमें से काफी चीजें आपको आती होगी पहले से। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियसी। 40 इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया। एक दो पॉइंट और है लास्ट। इसका फ्रूट टाइप होता है ड्रूप। इसका जो फल प्रकार है स्टूडेंट्स वो होता है ड्रूप। ड्रूप को हम लोग बोलते हैं अस्टिल। और खाने योग्य भाग इसका पपीता के जैसे मीजोकार्प होता है, सही नहीं? ये जानते हो तुम। खाने योग्य भाग वो है आपका मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति, इसलिए को मीजोकार्पिक या मीजोकार्प। मीजोकार्प मध्य फल भित्ति। ओके, कहां से लिख रहा हो तुम? सामान्य जानकारी। ये लिखने के बाद फल प्रकार होता है अस्टिल, ड्रूप या स्टोन भी बोलते हैं जिसको, गुठली या स्टोन। तो इसके फल प्रकार को आप ड्रूप, अस्टिल या स्टोन भी कह सकते हो। स्टोन, STON, स्टोन, ठीक है। ये तो ड्रूप, अस्टिल या स्टोन। डच अच्छे वाले कौन से पॉइंट हमें जानने? देखो, सबसे पहला पॉइंट इंपोर्टेंट करके लिखो। दक्षिण भारत की किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, ऐसे लिख दो। बहुभ्रूणता पाई जाती है, सबसे ज्यादा बहुभ्रूणता सिट्रस में होती है, ऐसे लिखो। बहुभ्रूणता पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, खासकर कोष्टक में लिखना साउथ इंडियन वेराइटीज में। दक्षिण भारत की किस्मों में ज्यादा बहुभ्रूणता होती है, दक्षिण भारत की किस्मों में। कभी प्रश्न आ जाए बहुभ्रूणता कौन सी किस्मों की विशेषता है? तो दक्षिण भारत की विशेषता है एक से ज्यादा उसमें से जो है भ्रूण पाए जाते हैं। तो एक गुट्टे लगाने पे 2 या 3 पौधे निकलते हैं। दूसरा, सामान्य किस्मों में TSS। सामान्यतः जो किस्में होती है उनमें टोटल सोलुबल सॉलिड। टोटल सोलुबल सॉलिड को किससे मापते हैं अपन? रिफ्रैक्टोमीटर से मापते हैं। तो उससे मापोगे तो लगभग 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स आता है जनरली। तो सामान्य किस्मों में जो TSS होता है वो होता है 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स। लेकिन इसका भी अपवाद है। तो इसका अपवाद है एक वैरायटी जेवियर। अपवाद है बेटा जेवियर किस्म, जिसके अंदर 24 डिग्री ब्रिक्स तक TSS होता है। जेवियर, एक्स से स्टार्ट है ना, जेवियर किस्म, XAVIER, जेवियर किस्म। इस जेवियर किस्म में 24 डिग्री ब्रिक्स TSS होता है। अब आप सोचो, ज्यादातर किस्मों से भी इसमें जो है, ज्यादातर किस्मों में 12-14, इस जेवियर किस्म में सबसे ज्यादा। तो प्रश्न क्या आता है कि सबसे ज्यादा TSS वाली वैरायटी का नाम बताओ, तो वो है आपकी जेवियर। आम में विटामिन ए होता है, किसी को शक है क्या? फलों में सबसे ज्यादा विटामिन ए इसी के अंदर। हमने एक वो टॉपिक नहीं पढ़ा शायद, महत्वपूर्ण तत्व वाला टॉपिक, 2 पेज में पढ़ लिया, 1 में नहीं पढ़ा। ठीक ठीक। अब लिखो इसमें स्रोत या स्रोत। स्रोत जो है ये है बेटा विटामिन ए।
तो मैंगो के अंदर विटामिन ए बाकी फलों में से सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है वो भी पढ़ रखा है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम। तो प्रति 100 ग्राम जो फ्लेश होता है उसके अंदर इतना विटामिन आपका होता है ए। सेकंड नंबर पे आता है आपका पपाया। पपीता के अंदर 20-20 IU, सही है, 20-20 ऐसे लिखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई लोड नहीं। तो आम के अंदर होती है सिट्रिक एसिड, मैंगो के अंदर पाई जाने वाली अम्ल का नाम है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। और जो रस होता है उसका पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण। तो पीलापन या पीला रंग होता है मैंगो के पल्प का पीला रंग, वो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। जैसे मैं लिख रहा हूँ बीटा कैरोटीन, ये जी लिखना बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन लिख लोगे आराम से, शाबाश। पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण, और एसिड पाई जाती है सिट्रिक एसिड, ठीक है, शाबाश। अक्टूबर के बाद में महीना आता है नवंबर, तो दीपावली तो चली जाएगी, पता नहीं चलेगा ज्यादा, अच्छे दिन बहुत फर्स्ट निकलते हैं तो गांव में तुम जाओगे तो फटाफट से निकल जाएगा 5-7 दिन 10 दिन। फिर नवंबर आ जाएगा, तो जो तैयारी के मेन महीने रहेंगे पता कौन से रहेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने। क्योंकि फरवरी में पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम के 1 महीने पहले तो आदमी से पढ़ाई नहीं होती कि ठीक है अब तो हो जाए तो ठीक रहे, नहीं समझे, तो ये सीन रहेगा। तो अब आप दीपावली से जस्ट आते ही, अपने कोचिंग में भी ये हर साल का डेटा है, सर भी बताते हैं कि छुट्टी पर जाता है स्टूडेंट, छुट्टी पर जाते हैं, कई लोग तो क्या छुट्टी पूरी होते अगले दिन इधर आ जाते, कई लोगों की आने की इच्छा नहीं होती, सबकी नहीं होती, हो तो घर जाने के बाद किसी की आने की इच्छा नहीं होती वापस, यूं लगता है कि क्या जिंदगी वापस जो है वहां जाने का क्या मतलब, यही मजे मारो ऐसा लगता है। फिर भी तुम्हें वापस आना तो पड़ेगा, तो वापस आओगे, कई लोग मैं तो घर पे पढ़ लूंगा, नहीं कर लूंगा, ऐसा करने वाले बहुत है, तो वापस आ जाते हैं। कई सारे होशियार स्टूडेंट नहीं आ पाते या लेट आते हैं, 5 दिन बाद में आए तो सिलेबस छूट गया। सिलेबस जब छूटता है तो आदमी फिर टेंशन मारता है। मैं आपको 2 चीजें टेंशन की बता देता हूँ। टेंशन होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट काम है समय पर काम का ना होना। काम का लोड नहीं है, समय पर काम नहीं हो रहा है, मतलब आप एक तो बच्चे को मजे करा दो खूब सारे, अपने कोचिंग में ये मेन मुद्दा रहता है मीटिंग के अंदर, खुशी मिलती है अच्छे कंटेंट से, समझ गए तुम लोग, अच्छे कंटेंट की टेस्ट में उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आउट ऑफ तो नहीं आ रहे, वो पढ़ रहा है उसमें उसको फायदा हो रहा नहीं हो रहा, तो जो होता है अंदर उसमें 9.5% तक प्रोटीन होता है। ऐसे कॉपी डालो, बीज में प्रोटीन या गुठली में प्रोटीन, तो बीज के अंदर प्रोटीन होता है 9.5%, 9.5% तक जो है सीड में प्रोटीन, बस यहीं तक, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी चीज होगी। बीज में प्रोटीन 9.5%। कॉपी डालो। जलवायु, क्या तुम आम की जलवायु में समझ जाओगे? आम की जलवायु उष्ण है, कैसी है? आम, केला, पपीता तीनों को उष्ण जलवायु चाहिए, जबकि इसकी खेती के लिए हमने उपयुक्त तापमान कभी पढ़ा होगा, तो खेती हेतु तापमान है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या तुम्हें याद रह सकता है? ये याद रखना। केले की खेती के लिए 20 से 30, पपीता की खेती के लिए 22 से 26, अमरूद के लिए 26 से 28, और आम के लिए कितना है? 24 से 27। ये याद रखना बस। अब टॉपिक डालो उत्पादन। उत्पादन में आम के उत्पादन की क्या स्थिति है, तो मैं यहाँ पे वो पुराने वाली चीज को वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ एक बार। तो यहाँ एक लाइन लिखो, विश्व में सर्वाधिक, लाइन लिखो, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके प्यारे भारत, मतलब 40% के आसपास, लगभग 40% आम भारत में होता है। तो भारत की आम उत्पादन में रैंक कौन सी है? पहली। केला उत्पादन में कौन सी? पहली। पपीता उत्पादन में कौन सी? पहली। अमरूद उत्पादन में कौन सी? पहली। भिंडी उत्पादन में कौन सी? पहली। प्याज के उत्पादन में कौन सी? दूसरी प्याज में दूसरी, बाकी भिंडी में पहली, आम में पहली। राजस्थान, फिर लिखो भारत में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक हो गया, फिर लिखो भारत में सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक आम की स्थिति है आंध्र प्रदेश, एपी, ऐसे लिखो आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक आम और केला दोनों आंध्र प्रदेश, कुल फल भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही, नहीं है? गुड। राजस्थान का तो ऐसा कोई डेटा फिक्स नहीं है कि राजस्थान में कहा, लेकिन दक्षिण राजस्थान में होता है आपका। तो आम की स्थिति के मामले में जो राजस्थान की बात करो, राजस्थान, तो राजस्थान में जो आम की खेती तो बहुत ज्यादा व्यवसायिक तो होती नहीं, डेटा भी इसका प्रॉपर नहीं। तो इसमें जैसे उदयपुर है, क्योंकि आप उदयपुर में बैठे हो, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इस एरिया में आपके थोड़े बहुत आम होते हैं। तो अभी तो उदयपुर के अंदर जैसे अभी किस्में लगा रहा है, केसर है, ये किस्में भी चल रही, बाकी यहाँ की लोकल वेरायटी अपने हैं किसान कुछ मिलने वाले। यहाँ उदयपुर में आम होते हैं, यहाँ अपने यहाँ उदयपुर आम की खेती होती जरूर है। तो हम मैं गया हूँ, कहीं बगीचों में गया हूँ, यहाँ पहले बड़ी नहीं बड़ी तालाब, कौन कौन गया बड़ी तालाब? बस वापस आप बड़ी तालाब कौन कौन गया? खाली 2-3, तुम बड़ी तालाब नहीं गया उदयपुर में रह रहा हो, वारे जिंदगी तुम्हारी है। कई लोग तो जाने के बाद ही कहते हैं कहाँ पे हैं, अरे वो बाहुबली हिल्स, कौन कौन गया उधर बाहुबली हिल? अब तुम्हारी हालत देखो, तुम कितनी गरीब स्थिति में हो, दिमाग से गरीब हो तुम। मैंने कहा बड़ी तालाब कौन गया, हाथ खड़ा नहीं किया, बाहुबली हिल कौन गया, हाथ खड़े हो गए। अरे वो जो बाहुबली हिल वाला जो तालाब, उसी को बड़ी तालाब कहते हैं। क्या हालत है? तुम क्यों सुपरवाइजर की नौकरी करके सुपरवाइजर की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं? तो भारत में ये सबसे ज्यादा, और ये आंध्र प्रदेश। चलो डन। अब आप संस्थान में रिपीट नहीं करूंगा, बताओ। अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी नई दिल्ली, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में है, ये पढ़ रखा हमने, और बस ये पढ़ रखा। अब लिखो प्रवर्धन, प्रवर्धन की विधियां, प्रवर्धन किस किसने नहीं पढ़ रखा हाथ करो, प्रवर्धन सबने पढ़ रखा है। तो आम के प्रवर्धन की विधियां वापस नहीं लिखाऊंगा, आम के प्रवर्धन की विधियां मैं खाली मौखिक रूप से बताऊंगा। टॉपिक डालो प्रवर्धन, आम के प्रवर्धन की विधियां मैं आपको रिवीजन जरूर करा दूंगा,
लेकिन आपको उस प्रवर्धन वाले चैप्टर में ही ये सब कहोगे तो लिखा दूंगा सब। अगर यस करेंगे तो कौन कौन चाहता लिखा दूं एक बार खाली नाम से? तो हाँ, मैं नाम लिखूंगा खाली और आपको 1 मिनट लगा के लिखना मेरे साथ। तो प्रवर्धन की विधियां लिखा देता हूँ, कुछ नए स्टूडेंट हाथ खड़े कर रहे हैं। तो खाली आम के प्रवर्धन की फेमस विधियां मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी प्रवर्धन वाले चैप्टर में डिस्कस हो गया था। हालांकि ये यहाँ लिख रहा हूँ, इसी से तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा काम। तो 4 विधियां हमने पढ़ रखी, याद है सबको? गुड। तो पहली वाली लिखो, वीनियर ग्राफ्टिंग। नंबर 1 इज वीनियर ग्राफ्टिंग, जिसको हम कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग या साइड ग्राफ्टिंग, 1 मिनट में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। साइड ग्राफ्टिंग ये आम के प्रवर्धन की सबसे फेमस विधि इसी को बोलते हैं और ये ज्यादा प्रसिद्ध मेथड है। ये आपके व्यवसायिक विधि है, व्यावसायिक विधि। व्यवसाय शब्द में जब एक प्रत्यय लगता है तो व्यावसायिक हो जाता है। तो ये व्यावसायिक विधि है और ये उत्तर भारत में खासकर फेमस, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मतलब है नॉर्थ इंडिया। ये लो। सेकंड, अगली विधि है आपकी इनार्चिंग या अटैच्ड ग्राफ्टिंग। इनार्चिंग या भेंट कलम बोलते हैं इसको। अटैच्ड ग्राफ्टिंग ऐसे लिखो। और ये दक्षिण भारत में फेमस, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध। ये लिखना आपको तुरंत प्रभाव से, इसको ऐड करो, दक्षिण भारत। और पुरानी विधि भी मैंने बताते हैं इसको, और ये एग्जाम में भी आता है। इनार्चिंग आम के अंदर काफी प्रसिद्ध विधियों में से एक इनार्चिंग, शब्द याद रखना। अगली विधि है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। हाँ, इपिकोटाइल या इसको कहते हैं अपन स्टोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये पढ़ रखा पहले, कोई लोड नहीं आएगा इसमें। ये कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र में फेमस, ऐसे लिखो, कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र। कोंकण तट, MH का मतलब होता है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। फिर लिखो आगे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, या इसको बोला जाता है इन सीटू ग्राफ्टिंग, ऐसे लिखो इन सीटू। ये शुष्क या पश्चिम क्षेत्रों में फेमस, पश्चिमी या पश्चिम क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये सुकेला। ये चारों विधियां एग्जाम में अलग अलग जगह आई हुई है कि आम के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि बताओ, तो चारों ऑप्शन में आने पर भी आपको करना है वीनियर ग्राफ्टिंग, ताकि इनार्चिंग मिलान करो। जैसे सुपरवाइजर में पिछली बार आया तो आम आया था, तो आम में आया था साइड ग्राफ्टिंग। अभी सीयूटी में आया था, ये आम के प्रवर्धन की व्यवसाय विधि कौन सी है, ऑप्शन में एक ही आम से रिलेटेड था, वो था स्टोन ग्राफ्टिंग। तो ऐसे करना आपको स्टोन ग्राफ्टिंग। तो ये चारों विधियां याद रखनी, प्रवर्धन में हमने इनको पढ़ रखा है ढंग से। तो 4 विधियां हमने लिख ली है। आम के अंदर 2 बार लिखी हुई, प्रवर्धन वाले चैप्टर में 2 बार लिखी हुई। पहले तो प्रवर्धन पढ़ रखा वहां, फिर लास्ट में टेबल बना रखी व्यवसायिक में, सही है। तो ये तीसरी बार हो गई। अब इनको मैं वहां पे मैंने समझा दिया, तो इसको वापस यहाँ इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सर मिर्च भी आंध्र प्रदेश में होती है, हाँ सही बात। मिर्च भी मूल बनते हैं। प्रश्न ऐसा कभी भी बन सकता है कि कौन से आम के मूलबंध है या नहीं है। तो पहला ग्रुप ऐसा है जो कि लवण सहनशील है, अभी लिखना नहीं है ना, बोलो लवण सहनशील, सॉल्ट रेजिस्टेंट। तो अब ये रेजिस्टेंट या टॉलरेंट, तो लवण को क्या हम नमक बोल सकते हैं क्या? तो लवण यानी नमक, तो यहाँ एक नमक लिखना, बोलो नमक। बोलो नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन। 3 है, बोलो नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन। ये तीनों नमक वाले, बोलो नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन। बहुत ज्यादा इनको दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो बहुभ्रूणता वाले, कैसे हैं, जिनको हम लोग दूसरा ग्रुप यहाँ लिख रहा हूं। वो ग्रुप कौन सा है? बहुभ्रूणता वाले। बहुभ्रूणता का मतलब तुम समझते हो, वैसे तो ज्यादातर बहुभ्रूणीय ही होते हैं इसके। आम के ज्यादातर मूलबंध कैसे होते हैं? बहुभ्रूणता वाले होते हैं। तो इसमें आप लोग इसे याद रखने की कोशिश करो। देखो पहले नंबर पे सबसे फेमस, पहले नंबर में लिख रहा हूं, बोलो ओल्यूर मूल गोवा, चंद्रकरण, बप्पा काई। ठीक है, वापस इसमें आता है फिर बप्पा काई के अलावा कुरक्कन भी वापस इसमें रिपीट होता है। बोलो कुरक्कन, विलय कोलम्बन। ये विलय कोलम्बन भी फेमस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो विलय कोलम्बन। और एक जो इजराइल से इंडिया के अंदर आया वो है M13, क्या नाम है? ये बड़े एग्जाम में रिपीट होता है क्योंकि M13 की सीरीज सेव की होती है। M नाम के जितने भी मूल बनते हैं वो किसके हैं? एप्पल के हैं। M9, M7, M13, M27, डबल M नाम के, डबल M 101, 107, 106, 105, ये M और डबल M सीरीज के मूल बन सब किसके हैं? सेव के, एप्पल के। लेकिन M13 किसका है? आम का। बाकी M13 किसका? M13 तक तो उसके एप्पल के। ये तुम्हारे नहीं आएगा, बड़े एग्जाम में। ओल्यूर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में आया था, मिलान करो वाले क्वेश्चन। बाकी ये सब आते रहते हैं। क्या तुम इनमें से 2 याद रखने हो तो एक तो विलय कोलम्बन याद रख लेना और एक ओल्यूर याद रखना, क्योंकि ओल्यूर वापस भी आ सकता है। क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। आप घर बैठे हो तो बैठे ट्रिक बनाने की आदत डाल सकते हो। हालांकि बहुत ज्यादा दिमाग ट्रिकी नहीं होना चाहिए एग्जाम में धोखा। बहुत ज्यादा आदमी का दिमाग ट्रिकी हो जाता है, हर चीज में ट्रिक, वो आदमी फिर अंतिम क्षण में धोखे खाता है। जैसे आर्मी या मैथमेटिक्स या इस तरह के ट्रिकी, ज्यादा ट्रिक, मीडियम ट्रिक, जहां पे काम अटक रहा तो निकल जाए, समझ लो। दिमाग ट्रिकी नहीं होना चाहिए। जहां आवश्यकता पड़ेगा यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, ट्रिक बताने अपन खड़े हैं, अपन ट्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आम के मूलबंध तो 50 होते हैं। जैसे मैं पीजीएम पढ़ा था तो वहां 25 लिखाने पड़ते हैं, 20 लिखाने पड़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा दिया 5 मैन।
अब 5 की टिक बना लो, वो 25 की कौन बनाए? नहीं समझे तुम? तो ऐसे याद रखो, बोलो ओम, ओम चंद्र बप्पा, चंद्र बप्पा की विजय। भैया बेटे बेटे कुछ भी बोलो, ओम चंद्र बप्पा की विजय। तो अब बेटे बेटे 5 बार इसको रिपीट करो यार, बोलो ओम चंद्र बप्पा की विजय, ओम चंद्र बप्पा की विजय। तो रटो होता है, लेकिन सारी चीजें आप इस ट्रिक से मत रटो। देखो मेरे कहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रिक बना। हर कोई आप, तीसरा ग्रुप ऐसे हैं कुछ मूलबंध जिनको बोने बताता है कि भाई पौधा बहुत ज्यादा नहीं होता, बोने मूलबंध, क्या कहते हैं उनको? बोने मूलबंध, यानी कि जो छोटे हैं साइज के अंदर, ये ज्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए नॉर्मल है। इंपोर्टेंट तो कौन सा बताया इधर? ओल्यूर और विलय कोलमन, बाकी ये कभी कभी चंद्रकरण, कभी ये भी आता है। अरे तो मूल ग्रंथ में भी तुक्का लगाने का सिद्धांत अभी बताता हूँ आगे। अब देखो तुक्का लगाने की स्टोरी आप पहले सुनना ध्यान से, अभी एक बार मैं ये बता दूं, बोलो विलय कोलंबन, वापस विलय कोलंबन, ठीक है, विलय कोलंबन लिखना ना। विलय कोलंबन के अलावा तोतापुरी रेड स्मॉल, हाँ बोलो तोतापुरी रेड स्मॉल, रेड स्मॉल, गुड, क्रीपिंग, क्रीपिंग, ये कुछ और है जो इसके जो है ड्वार्फिंग एग्जाम मैंने चांस है कम, कुछ कुछ लिखाना जरूरी है, इसलिए आम के भी है भी बहुत सारे, मूलवंत की पूरी लिस्ट लंबी चौड़ी। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो विदेशी है, विदेशी को बोलते हैं एक्जोटिक, क्या कहते हैं? और विदेशी ज्यादातर सब बहुगुणी ही है मेन। और विदेशी में भी कई 15 विषय है, उसमें से 3 लिख रहा हूँ जो कि एग्जाम में तो कभी देखे नहीं मैंने, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे इस लेवल पर कभी आ भी जाए। तो बोलो टर्पेंटाइन, विदेशी कौन कौन से? बोलो टर्पेंटाइन, सीमोन्स, टर्पेंटाइन, सीमोन्स या सीमोन्स, सीमोन याद रखो सीमोन्स। एक है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, क्या नाम है? अब स्ट्रॉबेरी एक आम की किस्म, मूलवंत किसको कहते हैं? जंगली किस्मों को तो मूलवंत कहते हैं। अरे भाई मूलवंत क्या है? ये जंगली किस्म है विदेशों में, ये सीमोन्स है, ये स्ट्रॉबेरी, ये सब जंगली किस्म ही रहे। हम मूलवंत किसको काम में, जो देसी और जंगली किस्म हुई तो मूलवंत काम में लेते हैं। तो इनके आम के फल बहुत कड़वे होते हैं। अब माना कि आपको वैरायटी विकसित करनी है लंगड़ा, कौन सी लंगड़ा वैरायटी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप ओल्यूर जो किस्म है, इस ओल्यूर की गुटली लोगे और इसको उगाओगे और ग्राफ्टिंग कर दोगे, जैसे मैंने सिट्रस में बताया वैसे आप, सही नहीं है? अब मैं बात ये तुक्का लगाने वाली, मैंने ये कई बार देखा है, प्रवर्धन पढ़ लिया आप। अब मैंने टेस्ट में क्वेश्चन क्या दिया, सुनना आप, निम्नलिखित में से वीनियर ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं? आपने प्रवर्धन पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। अब आपको ग्राफ्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है माना की, लेकिन पता है कि किसमें करते हैं, ये जानकारी नहीं, वीनियर ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं। आपको ये बताइए ग्राफ्टिंग किसमें कर सकते हैं। अब मैंने उसमें ऑप्शन क्या दिया, सुनना, फिर भी उसके बाद में आधे बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। मैंने बोला वीनियर ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं, आपने नहीं पढ़ रखा है कि आम में करते हैं, आपको ये बताइए ग्राफ्टिंग होती क्या है, दो को जोड़ के बना। ऑप्शन दिए आम, आम, केला, पपीता और खजूर। सुनना वापस, पपीता, केला, खजूर, आम। अब क्या करो भाई, हमें इतना तो बता रहे हैं कि भाई कोई पपीता में ग्राफ्टिंग नहीं होती, कोई केले में ग्राफ्टिंग नहीं हो रही, कोई खजूर में कोई ग्राफ्टिंग थोड़ी हो रही। अब इसके बाद भी कॉमन सेंस में लोग सही नहीं कर पाते, इसका क्या तोड़ बताओ। अब तो एग्जाम वाले तो ऐसे क्वेश्चन देंगे ना, 100 में से 10 क्वेश्चन तो यही आता है, मैंने पहले बोला, जो जनरल नॉलेज के होते हैं। हाँ, अब इसको लिखो, तुरंत लिखना 1 मिनट में। हाँ, सत्य प्रकाश कुकुरबिट्स की ट्रिक बनाई है तो मेरे को भेजना प्लीज, ठीक है? जो भी ट्रिक बनाते हो ट्रिक बना के मेरे को भेजनी तुरंत आपको। मेरे पास ऑलरेडी है कई सारी ट्रिक, और कुछ आप भेजोगे तो कोई अच्छी है तो उसको हेल्प करेंगे अपन, जहां जरूरत पड़ी वहां बता दूंगा। अच्छा लिख रहे हो तुम, शाबाश। टॉपिक है अपना पुष्पन और फलन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है? अब पुष्पन फलन में बात इसी है कि इसका जो पुष्प क्रम होता है, आम के अंदर पहले तो फूल आने तो दो, ये लो फूल आ गए, फूल कब आएंगे? अम्बे बाहर, बताओ अम्बे बाहर कब होती है? फरवरी मार्च। तो आम के अंदर फूल आने का समय है, कोई पूछेगा कि आम में फूल आने का समय क्या है? फरवरी मार्च है, इसीलिए तो अम्बे बाहर कहते हैं। आम में फूल आते हैं इसी समय, बाकी जिसमें भी आते हैं उन सबको अम्बे बाहर कहते हैं। अच्छी बात है। अब इसका फूल आएगा, तो ये फूल आने का जो पूरा क्रम है, या फिर जो पूरे पूरे फूलों का गुच्छा होता है उसको अपन कहते हैं पुष्प क्रम। अब पुष्प क्रम क्या होता है बताओ? क्या अंगूर का भी पेनिकल होता है क्या? लीची में भी पेनिकल होता है क्या? ये पेनिकल है और ये इस तरीके से दिखता है पेनिकल, जैसा कि हमने अंगूर के अंदर देखा, ये है पेनिकल। आम का पेनिकल गांव में बोलते हैं मोड़, क्या कहते हैं? मोड़, या कहीं जगह मोड़ कहते हैं, अलग 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 सिस्टम है। तो आम का एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, पहले बता रखी है, बात रिपीट होती हुई, कि आम के पुष्प क्रम में फूल आते हैं नर और फूल आते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी को हम लोग बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट, क्या कह सकते हैं? तो आम के पुष्प क्रम में नर फूल भी आ रहे हैं और द्विलिंगी फूल भी आ रहे हैं। तो नर और द्विलिंगी जब एक ही पौधे में होते हैं, ऐसी स्थिति क्या कहलाती स्थिति? एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनो। यही प्रश्न आपके 2 बार आया हुआ अलग अलग परीक्षाओं के अंदर। क्या प्रश्न आया कि आम के पुष्प क्रम में कौन से फूल आते हैं? तो नर और द्विलिंगी। CUET PG में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आम के पुष्प क्रम में फूल कौन कौन से आएंगे? नर और
द्विलिंगी आएंगे। कोई एग्जाम गलत बोल दिया क्या मैंने? लड़कियां क्यों हंस रही बताओ? ऐसा तुम लड़कियां हंस क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है भाई कुछ गलत बात बता दी नहीं? या ऐसा कोई मजा अंदर ही अंदर जब कोई मजाक करता रहता है ना तो वो दो लोग ही हंसते हैं आपस में। अगर कोई दो स्टूडेंट आपस में बात करें, लड़के हो सकते हैं लड़कियां हो सकते, अब वो अगर दोनों ही हंस रहे हैं, इसके पीछे दो लॉजिक है, या तो दोनों पागल, या ऐसी कोई बात चल रही है उनके बीच में जो उन दोनों को पता है और तीसरी पार्टी को नहीं पता, वो कान में कोई फूंक मारी, हाँ पढ़ाई भी चल रही है साथ में और उन दोनों के बीच में अलग इंटरेक्शन और चल रहा है, बॉयज भी हो सकते हैं गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात चलेगा हमको भी बता देगा, हम सब हंसना चाहते हैं, सही नहीं? अब बात सुनना इधर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक पेनिकल होता है ना, एक पेनिकल या एक पुष्पक्रम जो होगा, उस एक पेनिकल में 1000 से लेकर के 6000 फूल आते हैं। कितने आते हैं? अब ये देखो सोचने वाली बात है कि आम के फूल कितने छोटे छोटे होते हैं। एक पुष्पक्रम के अंदर 1000 से 6000, लेकिन फल नहीं बनते। फल खाली कितने बनते हैं? 1 से लेकर के 6। 1000 में से एक ही बनेगा, तो 6000 में से जनरली सामान्यतः एक अनुपातिक रूप से 1000 में से एक ही फल बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 में से किसी के एक नंबर आता है तो कितने परसेंटेज बनते हैं उसके? 1% बनता है। लेकिन अगर किसी के 1000 में से एक नंबर आता है तो कितने परसेंट बनते हैं? 0.1। तो एग्जाम में प्रश्न आने वाला ये कि आम के जो पुष्पक्रम होते हैं उनमें फलों का ठहराव कितना होता है? तो 0.1% होता है। अब आम के अंदर परागण कौन सा होता है? तो पर परागण होता है। तो आम के अंदर क्रॉप ऐसी है, पर परागण वाली फसल है, और पर परागण के पीछे कारण भी अभी बताऊंगा। तो वो होता है घरेलू मक्खी से। किससे होता है? हाँ, तो घरेलू मक्खी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। घर पे मक्खी नहीं होती अपने गांव में, यहाँ पर भी होती है। गांव क्या? मस्का डोमेस्टिका। कई जगह मक्खियां नहीं भी होती, मस्का डोमेस्टिका। इस मस्का डोमेस्टिका का नाम है घरेलू मक्खी, और घरेलू मक्खी से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं केजिंग टेक्निक। आम के अंदर ब्रीडिंग का मेथड है केजिंग टेक्निक। तो उस केजिंग टेक्निक अभी तुम्हारे स्तर पे तो नहीं आता। उसमें क्या करते हैं? केजिंग, केजिंग का मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं? उसको पिंजरे को, पिंजरे वाली तकनीक। तो इसमें क्या करते हैं? आम की एक फसल, जैसे आम में एक समस्या पाई जाती है स्व अनिश्चितता की। कौन सी समस्या होती है? उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो जब संकरण कराते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि आम की दो अलग अलग किस्म के प्लांट होते हैं, उनको लगा देते हैं और उसके ऊपर जाली लगा देते हैं, नेट, जिसमें मक्खियां नहीं घुस सकती अंदर। बाहर से मतलब और कोई दूसरा नहीं आ सकता, कोई दूसरा पराग कणों को लेकर के कोई मधुमक्खी नहीं आ सकती, दूसरा कीट नहीं आ सकता। और इसके अंदर घर पे ही पाली हुई मक्खियां छोड़ देते हैं, क्योंकि घरेलू मक्खी से परागण होता है। तो इसमें कोई एक किस्म होती है, बी किस्म होती है। तो ऐसे इन दोनों के बीच में संकरण की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं कैचिंग टेक्निक। क्या कहते हैं? इसको लिखना आपको। अभी ये कैचिंग टेक्निक नहीं लिखनी आपको, आपको खाली ये लिखना है कि आम के पुष्पक्रम में क्या बात है। सर द्विलिंगी और उभयलिंगी को ही द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, प्लांटिंग, पौधरोपण के 2-3 पॉइंट मेरे साथ ही लिखोगे, कोई खास बात नहीं है। पौधरोपण यानी प्लांटिंग। स्टूडेंट्स लिखो ऐसे प्लांटिंग। प्लांटिंग में क्या ध्यान रखना है? तो प्लांटिंग में एक तो प्लांटिंग का समय, तो आम लगाने का सबसे अच्छा समय जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई अगस्त का महीना। आर इंटू पी कितना रखेंगे? तो आर इंटू पी 10 इंटू 10 रखा जाता है सामान्यतः। तो आम के पौधों को 10 इंटू 10 मीटर पर लगाते हैं। गड्ढा तैयार करेंगे, गड्ढा 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर का करेंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर का गड्ढा तैयार कर। ठीक है, अब इसके अलावा सघन रोपण करते हैं एचडीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा पहले। दो किस्में इसमें जनरली काम में, दशहरी है। दशहरी को हम लोग लगाते हैं 5 इंटू 5 मीटर पर, आपको याद है पहले पढ़ रखा है। और एक है अपने आम्रपाली, और आम्रपाली को हम लोग लगाते हैं 2.5 इंटू 2.5 मीटर, तो 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर इसको लगाते हैं ऐसा। ठीक है, शाबाश। तो 5 इंटू 5 2.5 इंटू 2.5। तो ये आम की आम्रपाली किस्म के कितने पौधे लगते हैं बताओ? 1600 पौधे लगते हैं 1 हेक्टर में। आम की आम्रपाली के 1 हेक्टर में लगते हैं 1600 पौधे, ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है। 1600 प्लांट पर है। कौन सी विधि में लगाते हैं? त्रिभुजाकार में लगाते हैं ऐसा। बस ये बेसिक था, ये हमने पढ़ रखा पहले। अब हम इंपोर्टेंट टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं। आम की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रायिकता रहती है किस्मों की। टॉपिक डालो उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वेराइटीज। ये लिखने के बाद आपको लिखना है उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड। अब मैं ज्यादा दीपावली की बात नहीं करूंगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा तुम्हारा। अभी अभी वो गांव के गांव में घूमोगे, खीकरे का नाम लिया तो कई सारे तो बेल के साथ दौड़ रहे हैं अभी अंदर ही अंदर हैं। कई जगह तो वो बेल या सांड भड़काते हैं, बेल भड़काने का है। कई जगह आदमी भी भड़कते हैं। किस किस के गांव में आदमी भड़कते हैं? ठीकरे के दिन ठीकरा खीकरा आदमी भड़कते हैं। देखो उसके गांव आदमी भड़कते हैं। कैसे भड़कते हैं? वो नहीं है, ये कह रहा पटाखे फेंक देते हैं तो आदमी भागने लग जाए। बेल कम हो गई। राजस्थानी भाषा का शब्द एग्जाम में आया तो वहां यही करते थे कि खीकरा क्या है। गोवर्धन पूजा वाला दिन है, उसको खीकरा बोलते हैं अपन। तो बेल को नहीं सजाते हैं, उनकी पूजा वूजा होती है बढ़िया व्यवस्थित। लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई, बहुत कम बेल बच गया। अभी सारे साधन संपन्न हो गए। वहां पुरानी कहावत है, एक पुरानी कई सारी बेलों से संबंधित कहावतें चलती थी। तो पहले क्या कि आदमी में जब बहुत तकलीफ पड़ती थी, बलद तो रात अंधारी बलद काढ़ा, पगा में बड़ा और गांव में साड़ा।
अतरो दुख मत दे रे द्वारका वाला। अर्थात रात अंधेरी होती थी, अमावस वाली जो रात अंधेरी रातें होती थी, 15 दिन अंधेरा, 15 दिन ऐसे, तो बेल भी काले होते थे कभी, तो आदमी में वो तकलीफ पड़ती थी। क्यों? क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, तो गाँव रात भर वो तो बेल चलाने, खेत हाँकना कोई छोटा काम था। पगा में बड़ा एक बीमारी चलती थी, नारू वाला रोग, तुमने सुना है? तो निमेटोड से होता है, तो पैरों में से ऐसे लंबी लंबी लट्टे जैसे निकलती थी, पतली पतली धागे जैसे, वहां पे भी लिखा हुआ है 30 साल पुरानी के नारू रोगी को पकड़ने का मतलब पता बताने वाले का, क्योंकि लोगों के पैर सूज जाते हैं, नारू वाला रोग पैरों में होता था, लंबी लंबी जो है उसमें से लट्टे टाइप निकलती थी, ऐसे हाथी पांव टाइप होता था। तो उसमें क्या है कि फिर तो रात अंधारी बलद काला, पगा में बड़ा, और गाँव में सड़ा, एक रात अंधारी बलद निकाला, पगा में बड़ा रोग, तो कैसे जिया आदमी? नहीं, तो ये था। चलो आगे बढ़ाओ स्टूडेंट्स। अब आपको वैरायटीज लिखना चालू करना है। नंबर 1 वैरायटी साथ में लिखेंगे, बोल के लिखाऊंगा, वैरायटी का नाम लिया लिखूंगा, करेक्ट बोल के लिखाऊंगा। सबसे पहली वैरायटी लिखो केसर। आम की सबसे फर्स्ट वैरायटी लिखनी है आपको केसर। केसर वैरायटी के जस्ट आगे की साइड लिखना है गुजरात में प्रसिद्ध, या गुजरात की फेमस वैरायटी, गुजरात की प्रसिद्ध किस्म। तुरंत प्रभाव से लिख लेंगे इसको। गुजरात की इतनी प्रसिद्ध है कि गुजरात को इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आगे इसका महत्व भी बता रहा हूं, जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ केसर। केसर किस्म चूंकि मीठी होती है, अच्छी होती है, स्वाद फल भी शानदार होते हैं, तो प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है और खाने के लिए भी बेस्ट वैरायटी है। तुमने आम, केसर आम सबसे अच्छा ही आता, जल्दी आ जाता मार्केट में, आगे थी तो बाजार में जल्दी केसर आम आता। लंबा आम केसर किसने खाया? तो केसर आम सबसे शानदार आम में से एक होता है केसर। नेक्स्ट लिखो दूसरी, सेकंड वैरायटी लिखो बेटा, शाबाश। वैरायटी का नाम है मल्लिका। वैरायटी लिखो मल्लिका। मल्लिका की क्या विशेषता है? सर्वाधिक विटामिन ए, तो इसमें होता है हाई विटामिन ए। बाकी किस्मों से ज्यादा इसमें विटामिन ए होता है। आम में विटामिन ए तो होता ही, लेकिन बाकी किस्मों के तुलनात्मक रूप से मल्लिका में होता है ज्यादा। नेक्स्ट, तो ऐसे मल्लिका हो गया, तो हाई विटामिन ए। सेकंड फिर लिखो तीसरी वैरायटी आगे, तोतापुरी। तोतापुरी नहीं होते आम तो तुम बड़े भी नहीं होते। तोतापुरी आम जिसको बोला जाता है बेंगलोरा, साउथ इंडिया में होती है बेंगलोरा। ये वैरायटी काट के खाते हैं अपन गांव में, तुमने सबसे ज्यादा यही आम खाया, ये वाला आम। अरे काट के जिसको खाते हैं, खराब भी नहीं होता। ये फल प्रति हेक्टेयर उपज इसकी सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक उत्पादकता। आगे लिखो सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में तोतापुरी नंबर 1। नेक्स्ट, ओके, अगली वैरायटी लिखेंगे रुमानी। वैरायटी का नाम है रुमानी। रुमानी की क्या विशेषता है? सेब के जैसे फल होते हैं, सेब आकार के फल या सेब जैसे फल, एप्पल शेप फ्रूट। मतलब आप इस रुमानी आम देखोगे ना तो आपको लगेगा दूर से एप्पल दिखता है, ऐसा आम के जैसा दिखने वाला आम है। फोटो दिखाऊंगा इसका, आम के जैसा दिखता है बिल्कुल। मतलब सुने कि इसमें एक दो बिंदु और हैं, जैसे कि इसमें मतलब द्विलिंगी फूल सबसे कम आते हैं। रुमानी के समय द्विलिंगी फूलों की संख्या सबसे कम है। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिखो लोएस्ट। मैं लिख रहा हूँ, इसके क्वेश्चन में लिख दो लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर, लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी, जिसमें नर मादा दोनों है। तो इसमें सबसे कम जो है लोएस्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब द्विलिंगी, सबसे कम द्विलिंगी फूल। इसमें लिखना सबसे कम द्विलिंगी फूल, सबसे कम द्विलिंगी फूल। फिर लिखो सेकंड। अब इसमें लिखना नेक्स्ट में एक वैरायटी ना, कितनी 4 हो गई क्या अभी? तो अगली वैरायटी का नाम लिखो लंगड़ा। लंगड़ा आम आगे लो भाई, लंगड़ा। लंगड़ा में लिखो आगे टर्पेंटाइन फ्लेवर, तीखी गंध आती है इसमें से, टर्पेंटाइन फ्लेवर। लिखो टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन फ्लेवर। ये टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा द्विलिंगी फूल इसमें आते हैं, तो इसमें लिख सकते हो हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, ये सर्वाधिक द्विलिंगी फूल, हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर यानी सर्वाधिक द्विलिंगी फूल, हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर। ओके, सर्वाधिक द्विलिंगी फूल टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए फेमस है लंगड़ा। लिखो दशहरी, इजीली लिख पा रहे हो? गुड। अगली वैरायटी लिखो दशहरी। दशहरी की क्या खासियत है? दशहरी डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त। ऐसे लिखो डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त, डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त, कैनिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, सुटेबल फॉर कैनिंग। डिब्बाबंदी को बोलते हैं कैनिंग। ठीक है, तो दशहरी डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त। कितनी किस्में गिनते रहना तुम लोग, कितनी हो गई? 6 किस्में हो गई है। क्रम संख्या लिख रहा हूं, तुम्हें लिखनी क्रम संख्या, मैंने लिखूंगा। डिब्बाबंदी को बोलते हैं कैनिंग। ठीक है, कैनिंग के लिए अच्छी है ये लंगड़ा। आम की कोई एक किस्म को मैं इंपोर्टेंट बताने से रहा, क्योंकि किस्में आपको सबको याद होनी चाहिए, संकरण पढ़ेंगे अभी तो आगे, थोड़ा ज्यादा किस्में नहीं, कम कम ही है। नेक्स्ट, अगली वैरायटी लिखनी बॉम्बे ग्रीन। वैरायटी का नाम लिखो बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन के आगे बिंदु लिखने 2-3। बॉम्बे ग्रीन के आगे सबसे पहला पॉइंट, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म। ऐसे लिखो नंबर 1, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म। पहला पॉइंट है उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, नंबर 1 डन। तो उत्तर भारत की हो गई है सबसे अगेती किस्म। सेकंड, सर्वाधिक विटामिन सी, बाकी किस्मों से ज्यादा विटामिन सी होता है इसमें, सर्वाधिक विटामिन सी। ऐसे लिखो सर्वाधिक विटामिन सी। लास्ट लिखना है
गुच्छा मुच्छा रोग के प्रति संवेदनशील। मैंगो माल फॉर्मेशन होता है ना, वो सबसे ज्यादा इसमें गुच्छा मुच्छा रोग के प्रति संवेदनशील, रोग संवेदनशील, संवेदनशील यानी आम की ये वाली जो प्रॉब्लम है मैंगो माल फॉर्मेशन, वो सबसे ज्यादा इसमें। सो इट इज। अब लिखो नेक्स्ट, कितनी होगी 7। नेक्स्ट लिखो, ये बॉम्बे ग्रीन उत्तर भारत में मार्केट में सबसे पहले आएगी, ध्यान रखना। सबसे पहले बाजार में कौन सी किस्म आ रही है? बॉम्बे ग्रीन और केसर आती है सबसे पहले। फिर अगली वैरायटी लिखनी है आपको स्टूडेंट्स, चौसा। वैरायटी लिखो चौसा। चौसा की क्या विशेषता है? सबसे मीठी किस्म है चौसा, सबसे मीठी किस्म। पहला करेक्टर सबसे मीठी और पचेती किस्म है, सबसे मीठी और पचेती। पचेती किस्में कौन कौन सी? ऐसे प्रश्न रेगुलर आते हैं एग्जाम में। तो अगेती तो मैंने अभी तक 2 बता दी मौखिक रूप से आपको, एक तो बॉम्बे ग्रीन है केसर। पचेती कौन सी बता दी? चौसा, और इसके जस्ट नीचे लिखो फजली। एक वैरायटी और लिखो फजली। फजली, फजली की क्या कह सकते? सबसे पचेती किस्म, और सबसे लास्ट में आती है मार्केट में, सबसे पचेती किस्म। ऐसे लिखो सबसे पचेती। तो पचेती 2 हो गई, चौसा और फजली। यस, चौसा फजली। नेक्स्ट, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? गुड। चौसा लिख लिया। सबसे मीठी कौन सी है? तो क्या करोगे? चौसा। फिर चलो नेक्स्ट, एक वैरायटी लिखो जिसका नाम है आम्रपाली। नाम सुन रखा है? तो आम्रपाली के बारे में भी कुछ करेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये सबसे बोनी किस्म, सबसे छोटा प्लांट इसी का होता है, तो इसका आगे लिखना सबसे बोन, नंबर 1। दूसरा, किचन गार्डन है तो उपयुक्त। भाई सबसे छोटा पौधा है तो किचन गार्डन में लगाएंगे ना। क्या ये उच्च सघन रोपण के लिए भी उपयुक्त है क्या? तो एचडीपी है तो उपयुक्त है। इसकी दूरी अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से पता कितनी होती है, डाई इंटू डायमीटर। तो ऐसे लिखो सबसे बोनी। वैसे तो संकर किस्म संकरण आगे एक साथ लिखेंगे अलग से। डन। सबसे बोनी को क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। तो ये एक्सट्रीमली ड्वार्फ वैरायटी सबसे बोनी, और किचन गार्डन के लिए अच्छी गृह वाटिका। और एक हो गया अपना एचडीपी। 10 हो गई, 10 वैरायटी होगी। क्या बात है। अल्फांसो, अल्फांसो आराम से लिख पा रहे हो ना? गुड। सबसे आम की सबसे अच्छी किस्मों में से एक है बेटा अल्फांसो। तो ऐसे लिखो अल्फांसो। अल्फांसो में वैसे इस वैरायटी को बोलते हैं हापुस, बादामी हापुस इसका नाम पॉपुलर है। हापुस नाम, हापुस नाम ऑल इंडिया में फेमस नाम है इसका। ये कोई संकर किस्म नहीं है, अपनी यहाँ की रीजनल वैरायटी, फेमस वैरायटी। इसमें आपको क्या क्या लिखना देखो। सबसे पहले लिखो सर्वाधिक निर्यात, भारत में से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली किस्म। पहला पॉइंट, एक बिंदु हमने पढ़ा कि स्पॉन्जी उत्तक की समस्या सबसे ज्यादा होती, पढ़ा था पहले। तो स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील, स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील, ऐसे लिखो संवेदनशील। स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, यही प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील। नेक्स्ट, स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील, उसके आगे लिखो। लिख पा रहे हो आराम से? इसका जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन, वो महाराष्ट्र में होता है। सर्वाधिक उत्पादन वो होता है महाराष्ट्र राज्य। अब महाराष्ट्र राज्य जो है, यहां की कुछ जगह को मैंने बोला जे टैग मिला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूं, आप लोग याद रखने की कोशिश करना। महाराष्ट्र राज्य जो है, उसके सिंधुदुर्ग जिले को, 2-3-4 जिले वहां पे, एक तो है सिंधुदुर्ग, एक है रत्नागिरी। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रत्नागिरी क्षेत्र, ये दोनों जिले हैं या ये एरिया है। उसके आसपास के जो भी एरिया है, उन सबको जो है जे टैग दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जे टैग के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि होता क्या है। अब ये जीआई टैग को बोलते हैं अपन, बता रखा पहले, फिर तो टेंशन नहीं, ऐसे सीधा लिख लो जी टैग। तब तो इतना ही लिखना खाली। बताओ कौन सा मंत्रालय देता है इसको? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जे टैग मिला हुआ है इस क्षेत्र विशेष को। क्या प्रश्न आता है यहां से एग्जाम में? यहां यही प्रश्न आता है कि स्पॉन्जी उत्तक के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील किस्म कौन सी है? अल्फांसो। सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है? इसका उत्पादन कहां होता है? मार्केट में ये रत्नागिरी के आम ही आते हैं। आप बाजार में जाओगे या तो इसको हापुस के नाम से जानते हैं, या इसको बोलते रत्नागिरी। मंडी में भाव लगती है सब वेराइटीज। आप मंडी में जाओगे तो रत्नागिरी ऐसे बोलते हैं लोग। रत्नागिरी उठाओ, रत्नागिरी ऐसे। तो रत्नागिरी प्रश्न आता है कि अल्फांसो कहां का? रत्नागिरी की पहाड़ियां, उन हिल्स में, सिंधुदुर्ग जिले में। वो इलाका बहुत मस्त है। अगर तुम कभी, आपको एक अच्छी बात बता देता हूं। अच्छी बात क्या है कि आप घर पे जब भी फ्री रहो तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? जब भी फ्री बैठे हो, फोन चलाने की बहुत इच्छा हो रही है, फोन चलाओ। गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी, ऐसे देखो। आम का गुच्छा, मतलब गुच्छा मुच्छा संवेदनशील तो कौन सी थी? बॉम्बे ग्रीन। और ये है आपके प्रतिरोधी। फिर लिखो नेक्स्ट, एक वैरायटी लिखो रोजिका। अगली वैरायटी स्टूडेंट रोजिका, उत्परिवर्तित किस्म। रोजिका आम की उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित किस्म है रोजिका। ठीक है, इजी गोइंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजिका म्यूटेंट या उत्परिवर्तित। बादुरान बहुत फेमस, एग्जाम में रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है बादुरान।
कोई सा भी आ सकता है, हालांकि टेस्ट में तो आएगा कि मिलान करो, 4-5 किस्में दूंगा तो मैं से इधर उधर मिलान करना पड़ेगा। रोजी का लिख लिया उत्परिवर्तित, अगले लिखो वैरायटी। एक वैरायटी लिखो एडवर्ड, वैरायटी लिखो एडवर्ड। एडवर्ड से याद रखना एंथ्रेक्नोस रोग होता है, एंथ्रेक्नोस। तो एडवर्ड एंथ्रेक्नोस प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोस, एंथ्रेक्नोस प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोस प्रतिरोधी। अच्छा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ड एंथ्रेक्नोस प्रतिरोधी। ओके, लिखो लाल सिंदूरी, छाछा रोग या चूर्णी राशिता, लाल सिंदूरी। अगली किस्म लिखनी बेटा शाबाश, लाल सिंदूरी। वैरायटी का नाम है लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी लिख लोगे। लाल सिंदूरी के आगे लिखो छाछा रोग या चूर्णी राशिता। एडवर्ड एंथ्रेक्नोस याद रह जाएगा, एडवर्ड एंथ्रेक्नोस। और लाल सिंदूरी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट। एक चीज देखो, देखो मोदी जी लक्षद्वीप, तो मोदी जी का वो उस समय जो फेमस हुए थे फोटो, जिनकी वजह से, क्योंकि वो उसको मालदीव का दिमाग ठिकाना लगाना था, मालदीव का दिमाग काम, इसको सेव कर रहा हूं मैं अभी। काफी कितनी किस्में होगी बताना? 15, ठीक है, काफी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तारीख कितनी है? 6। ठीक है क्या? एक आम की किस्म देख रहे हो, और वो सेब जैसे फल वाली किस्म देखो, रोमानी। आप तो ये सोचे कि जिसने ये गूगल बनाया उसके पहले तो शाबाशी दो उसको, नहीं ताले मत बजाओ, लेकिन ऐसे 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 दे दो साइलेंट। ये जो फल है सुनो, ये आपके एप्पल शेप है, मैंने सेब के जैसा है, ये सेब के जैसा मैंगो, इसको बोलते हैं एप्पल शेप फ्रूट, सेब का रोमानी वैरायटी याद रखना, सही नहीं? एप्पल शेप अपने यहाँ भी मिल जाती है। तो अभी आम का सीजन नहीं है, आम का सीजन तो गया, अगस्त में गया, तो ये अपने यहाँ पर भी आते हैं ये आम, अपने बेगनी पुलिया मिल जाते, लेकिन खाने में मीडियम है, इतने बहुत अच्छा नहीं, ऐसा मैंने देखा। ठीक है चलो, ये मीन्स पहली वैरायटी लिखो नीलम। नीलम एक ऐसी वैरायटी है जो बाकी किस्मों के साथ अच्छे जल्दी से दोस्ती करने वाली वैरायटी, यानी कि ये बेस्ट कंबाइनर वैरायटी है, सबसे अच्छी या सर्वोच्च कंबाइनर वैरायटी, सर्वोच्च या सबसे अच्छी कंबाइनर, कंबाइनर वैरायटी। कंबाइनर किस्म का मतलब होता है कि अगर आप संकरण कराते हो तो अपने गुणों को सामने वाली किस्म के गुणों के साथ में जल्दी से कंबाइन करने वाली वैरायटी। तो पुराने जितने भी संकरण है उनमें नीलम बहुत काम में लिया हुआ है, ज्यादातर संकरण में नीलम काम में ले रखा है। क्यों? क्योंकि नीलम अपने गुणों को सामने वाली किस्म के साथ में जल्दी मिक्सअप कर लेते, तो इसलिए इसको कहते हैं बेस्ट कंबाइनर वैरायटी नीलम। नेक्स्ट लिखो आगे, कल हमने एक एडवर्ड करके वैरायटी पढ़ ली थी, लाल सिंदूरी भी पढ़ ली थी। एक लिखो जेवियर, जेवियर जो है, जेवियर, ये जेवियर वैरायटी सर्वाधिक टीएसएस वाली, क्या तुम्हें पता है? गुड, तो इसमें जो है टोटल सोलुबल सॉलिड सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीएस। यहाँ पे चूहों की गंद के अलावा कुछ नहीं आता, यहाँ इतनी चूहों का मूत्र मल पेन इधर इस है? मतलब वही आ रहा है, टोटल टोटल उसी की गंद आ रही है। अब पता नहीं क्या है यहाँ, इतने ज्यादा कहां से आ रहे हैं, चिकित्सक को आज बोल दूंगा मैं, ताकि वो चूहे मारने की दवाई रखे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यहाँ चूहे नहीं मार पा रहे खेतों में, कैसे किसानों का चूहा नियंत्रण भी एक इंपॉर्टेंट काम हो। खेतों में चूहा नियंत्रण जो होता है उसमें भी तुम्हें उनको तरीका बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या रखना, आपको गुड़ के साथ में मिला के खेत में रखना रहता है, तब चूहे जाते हैं दर के अंदर घुसते हैं, उसको दर होते हैं जहाँ चूहे का दर, बिल बिल बोलते हैं उसको, जैसे हमारे उधर दर बोलते, तो चूहे के जो बिल होते तो वहां पे आप बिल बिल बोलोगे तो गाँव वाले समझेंगे भी नहीं। आपको हिंदी आती है, आप जिस क्षेत्र में नौकरी जा रहे हो उस लैंग्वेज वहां की भी आनी चाहिए, नहीं तो तुम कई लोग तो आजकल के हिंदी इंग्लिश मिक्स, इंग्लिश मीडियम वाले, वो पाउडर मिल्ड्यू होता है, पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू, ऐसे तो किसानों समझ नहीं आता क्या पाउडर मिल्ड्यू क्या, मतलब देसी भाषा आनी चाहिए तब कोई बात बने। एक वैरायटी लिखो अच्छी वाली, फजली लिख ली थी कल, फजली लिख ली थी। लिखो निरंजन और मधुलिका, वैरायटी है बेटा निरंजन व मधुलिका, दो किस्में हैं, निरंजन मधुलिका। वैरायटी लिखो निरंजन मधुलिका। निरंजन और मधुलिका ये दोनों वैरायटी ऑफ सीजन है। सीजन किसको कहते हैं? सीजन कहते हैं आम के सीजन मार्च महीने से अगस्त महीने तक। आम आना शुरू होते हैं बाजार में मार्च महीने में और अगस्त तक आते हैं, ये सीजन है आम की। लेकिन इन किस्मों के अंदर इस टाइम पे फ्रूट नहीं आते हैं, अक्टूबर नवंबर में फल आते हैं, तो ऑफ सीजन है। ये दोनों ऑफ सीजन वैरायटी। ऑफ सीजन में समझते हो आप लोग? ऑफ सीजन को कहते हैं बेमौसमी किस्में, बेमौसमी किस्में। बेमौसमी किस्मों का मतलब जब सीजन नहीं है तब इसमें फ्रूटिंग होती है, खासकर होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये तमिलनाडु साइड में उगाई जाती है, तमिलनाडु, ये किस्में उधर साउथ इंडिया की है, तमिलनाडु साइड की, कन्याकुमारी, वहां पे क्या माइक्रो क्लाइमेट की वजह से इनमें फ्रूटिंग का पैटर्न थोड़ा ऐसा ही। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी है, तो निरंजन मधुलिका, ठीक है, शाबाश, निरंजन मधुलिका। एक वैरायटी है रत्ना, आराम से लिखना कोई दिक्कत नहीं। एक वैरायटी लिखो रत्ना। रत्ना वैरायटी की विशेषता यह है कि इसमें जो स्पोंजी उत्तक है उसकी समस्या नहीं होती, तो स्पोंजी उत्तक प्रतिरोधी, स्पोंजी उत्तक, स्पोंजी उत्तक प्रतिरोधी, स्पोंजी उत्तक प्रतिरोधी, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या इसमें नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा किस्में है अल्फांसो में, इसमें नहीं है।
तो नीलांजल मधुलिका, ये TSS और नीलम कंबाइंड। एक वेराइटी अच्छी है, सिंधु लिखनी बाकी, सिंधु, वेराइटी लिखो सिंधु। डन, वेराइटी लिखो सिंधु। यहां तक डन सबके? सिंधु वैरायटी के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, तुम्हें याद है? तो सिंधु वैरायटी, वैसे तो इसको हम कहते हैं कि ये बीज रहित किस्म, लेकिन छोटी सी गुठली होती है इसमें, तो ये बीज रहित किस्म, इसके आगे लिखो बीज रहित। कहते हैं इसको बीज रहित क्योंकि जो गुठली होती है बहुत छोटी होती है। तो यह एक सिंधु सीडलेस, क्या याद रखोगे? सिंधु सीडलेस, ये एक बीज रहित किस्म है। और ये जो बीज रहित किस्म है, इसमें छोटा सा होता भी है बीज। तो बीज जो है या गुठली जो है, उसका वजन, बीज या गुठली का वजन रहता है औसतन 6.75 ग्राम, या उस पूरे फल का 3%। ये मतलब छोटे से उसमें गुठली होती है। और इसमें बीज रहित होने का कारण है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, यानी भ्रूण का नष्ट होना। तो इसमें जो है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, हमने 3 प्रकार की पार्थेनोकार्पी पढ़ रखी है। एक हमने पढ़ रखी है वेजिटेटिव केले में होती है, एक पढ़ रखी है हमने स्टिमुलेटिव जो ब्लैक कोरियंथ किस्म में अंगूर की, और एक हमने पढ़ रखी है स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो अंगूर की किस्मों में, और ये इसके अंदर जो होती है इसके कारण। तो ये बीज रहित, ये इतना याद रखना आपको, सिंधु सीडलेस बस। तो इसका प्रश्न इस बार आ भी सकता है। आम का एक क्वेश्चन, पिछली बार भिंडी के 2 क्वेश्चन आ गए 20 में से, आने नहीं चाहिए। एक तो क्या किस्म आ गई थी और एक रोग आ गया था। पिछली बार आम का एक प्रवर्धन मिलान करो के अलावा कोई आम का खास क्वेश्चन आया नहीं। तो इस बार आम के प्रश्न आएंगे। अभी मैं आपको आम की संकर किस्में लिखा रहा हूं, कुछ याद करा दूंगा, आधी से ज्यादा मैं याद करा दूंगा। मैं अगर 20 वैरायटी लिखूंगा तो 15 में याद करा दूंगा, 5 तुम्हें याद करनी, सही नहीं? और वो तुम्हें करनी पड़ेगी, साथ में लिखना नहीं रहेगा उसमें, ठीक है? क्योंकि आम की संकर किस्में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डन, यहां तक सबने लिख लिया? अब आप लिखना बंद कर दो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना चालू कर दो। एक एक पॉइंट आप सुनेंगे, मैं किस्में लिख रहा हूं। अब हम टॉपिक चालू करें संकर किस्में। आम की किस्में कोई ज्यादा थोड़ी हुई अभी, 20 हो गई, 21 हो गई। वाह, कोई छूट गई क्या वैरायटी? कोई वैरायटी छूटी तो नहीं? जो लिख नहीं रहे वो तो बताओ कम से कम। 21 हो गई, 21 हो गई, 21। हाँ मुझे पता है 21 हो गई, ठीक है। अब आप लोग सुनो ध्यान से बेटा, पहले आपको इंस्टीट्यूट वाली वैरायटी पढ़ रहे हैं, IARI वाली, बस बात नहीं। IARI एक संस्थान है नई दिल्ली के अंदर। आप एक चीज बहुत अच्छे से सुनना है और मेरे साथ रिपीट करना रहना है, ठीक है? अब वैरायटीज देखो, ऐसे आप लोगों को रिपीट करना। बोलो पूसा सूर्या, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, या पूसा श्रेष्ठा, या बोलो पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा, पूसा दीप शिखा, तो पूसा दीप शिखा, शाबाश। पूसा लालिमा, पूसा लालिमा। ये एक बार सुनोगे तो ही ये जो है आप टेंशन से लिख पाओगे। पूसा मनोहरी या मनोहरी, पूसा पीतांबर, ये सभी आम की किस्में, समझ गए तुम? अब इन आम की किस्मों में आप एक चीज ढंग से ध्यान रखना कि 2 प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं। एक तो है IARI नई दिल्ली, और एक है आपका CISH लखनऊ, समझ गए? ये दोनों उत्तर भारत के संस्थान है, लखनऊ और दिल्ली लगभग उत्तर भारत में। उत्तर भारत में संक्रमण में ज्यादातर काम ली जाती है किस्म आम्रपाली, क्या लेते हैं? आम्रपाली ज्यादातर काम में लेते हैं संक्रमण में, ध्यान रखना। साउथ इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट है, खासकर IIHR या बाकी कोई दूसरा, वो काम में लेते हैं अल्फांसो, क्या लेते हैं? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर पूसा नाम की जो भी वैरायटी आती है, उनके अंदर कौन सी कॉमन वैरायटी आएगी संकरण में? ज्यादातर वो संकरण में आम्रपाली लेंगे, यानी कि पूसा नाम की किसी वैरायटी में अल्फांसो नहीं आएगा। और अर्का नाम की अगर कोई किस्म है दक्षिण भारत, इसका मतलब उसमें ज्यादातर कौन से काम में ले रखी है? अल्फांसो। ये कॉमन सेंस की बात आप ध्यान रखना, इससे तुक्का लगाने में बहुत मदद मिलती है। अब ये पहले नंबर पे जो वैरायटी लिखी हुई है पूसा सूर्या, ये एक संकर किस्म नहीं है, क्या तुम समझे? ये पहले नंबर पे लिखी, मैंने साथ में इसलिए लिखी क्योंकि IARI वाली है, बाकी ये हाइब्रिड नहीं है। ये ब्राजील की एक किस्म से सिलेक्शन से डेवलप कर रखा है इसको। तो एक वैरायटी है ब्राजील की, उसका नाम है एल्डन, क्या है? तो एल्डन किस्म से चयनित है ये, एल्डन किस्म से चयनित, यानी सिलेक्शन है, क्या तुम समझे? ये सिलेक्शन वाली वैरायटी। तो ये एल्डन जो है ये ब्राजील की है। कहाँ की है? कल तुम्हें नक्शे में बताया था, ब्राजील, अमेजन के जंगल। तुम ही थे, कोई दूसरे थे? ऑटो बेचता है तुम थे, जंगल वाला वो तुम नहीं थे, नक्शा वाला, वर्ल्ड मैप किस तुम्हें तो बताए, तो तुम क्यों कह रहे हो 8वां था? वो कौन बोल रहा है कबूतर 8वां था? तो ऐसा है कि 8वें में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, उधर 1 घंटे क्लास होती है तो उसमें नहीं, ये 2 घंटे में मैंने जो सकता। बोलो पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा दीपशिखा। इन चारों किस्मों का संग्रहण है सेम, अलग अलग उद्देश्य के लिए संग्रहण कराया गया है। तो बताओ एक वैरायटी तो कौन सी कॉमन है? आम्रपाली तो आएगी ही ना, तो एक अपने इसमें है आम्रपाली। बोलो आम्रपाली इनटू सेंसेशन। एक विदेशी वैरायटी, बोलो सेंसेशन, आम्रपाली इनटू सेंसेशन। एक तो एक बता रहा हूं LDC, क्या बता रहा हूं? इस C का मतलब सेंसेशन, क्या है? बोलो C सेंसेशन। तो L का मतलब तो लालिमा, भाई L का मतलब क्या है? D का मतलब बोलो दशहरी इनटू सेंसेशन, दशहरी इनटू सेंसेशन।
क्या तुम समझे? एलडीसी नौकरी होती जानते हो, सुपरवाइजर के बराबर सैलरी रहती है उसकी, सुपरवाइजर के बराबर ही उसकी तनख्वाह रहती है, पता सबको? एलडीसी जो उसको कनिष्ठ नायक कहते हैं, जूनियर असिस्टेंट, उसका वास्तव में नाम होता है जूनियर असिस्टेंट, जो कि वो एलडीसी बाबू बोलते हैं, बाबू, एलडीसी यूडीसी वो बाबू, तो बाबू का भी प्रमोशन होता है, तुम्हारा भी होने लगे अब तो। यह है मनोहरी, बोलो माल और पाल, बोलो माल पाल। एम का मतलब मनोहरी, बोलो आम्रपाली, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, सही है, गुड। बोलो पाल, पीतांबर, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, यानी इनका दोनों का संग्रह सेम है, बोलो आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। क्या है, तुम्हें याद रह सकता है? ये अपने को याद रखने हैं। देखो अब सुन लो आप, यहाँ पे संकर किस्में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 6 किस्मों में तो आम्रपाली दिख रहा है, खाली एक में नहीं है, खाली एक में दशहरी है, बाकी सब। तो कहने का मतलब ये 3 किस्में तो आपको याद हुई, बाकी सब में आम्रपाली कॉमन। मेरे पास समझ लो तुम लोग, तो इस तरीके से हम याद रखने की कोशिश करेंगे। बोलो एलडीसी, उषा लालिमा, दशहरी सेंसेशन, मालपाल, दोनों का सेम ही। तो एक का मतलब आम्रपाली लाल सिंदूरी, आम्रपाली लाल सिंदूरी, एम का मतलब मनोहरी और पीतांबर। ये छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में तो ये खूब आते हैं क्वेश्चन, हर किसी से होते नहीं सही, क्योंकि आम के संकरण इतने सारे हो गए, लेकिन तुम कर सकते हो। क्या तुम कर पाओगे? गुड। अब आगे कुछ इंस्टीट्यूट है लखनऊ वाले। अब लखनऊ वाले इंस्टीट्यूट सी तुम्हें याद है दोनों किस्में, बताओ कौन कौन सी है लखनऊ वाली? अंबिका और अरुणिका। तो एक वैरायटी तो है अंबिका, तो ये मैंने लिखा अंबिका, और एक हमने क्या लिखा? अरुणिका। अंबिका और, तो अंबिका को तो जनार्दन पसंद है, कौन है? हाँ बोलो, अंबिका को जनार्दन पसंद है। तो आम्रपाली तो हो गई होगा, दोनों में हमने पढ़ा उत्तर भारत की किस्में, तो दोनों में कॉमन क्या है? आम्रपाली। और अंबिका को क्या पसंद है? हाँ, तो वैरायटी है जनार्दन पसंद, बोलो जनार्दन पसंद। आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। और अरुणिका गई वन में, वनराज क्या है? ये वनराज भी एक वैरायटी गुजरात की किस्म, कहाँ की है? ये वनराज गुजरात की वैरायटी। तो आप यहाँ वापस ध्यान दो, तो अंबिका को कौन पसंद है? जनार्दन पसंद है। तो अंबिका, आम्रपाली तो है ये दोनों, अंबिका अरुणिका दोनों सीएसएस लखनऊ है, और लखनऊ आते ही अपने को क्या वैरायटी आएगी संग्रह में? सीएसएस आती है, आम्रपाली तो आती है उत्तर भारत। तो ये आप लोग क्या याद कर पाओगे? एक दो बार रीडिंग मारनी आपको, बाकी ये सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अपने यहाँ कोचिंग में एक हॉस्टल है, उसका नाम है साकेत। क्या है? कौन कौन रहता है साकेत में? आता करो। अच्छा, सुपरवाइजर वाले नहीं तो लोंगेर वाले, कौन कौन रहा हुआ है? उसको एक रहा हुआ, साकेत हॉस्टल है। क्या नाम है हॉस्टल का? साकेत, शाबाश। तो एक वैरायटी बोलो साई सुगंधा, साई सुगंधा केसर इंटू तोतापुरी, बोलो केसर इंटू तोतापुरी, केसर इंटू तोतापुरी, बोलो साकेत हॉस्टल, साई सुगंधा केसर इंटू तोतापुरी। क्या याद रह सकता है? हम कोशिश करके इसको याद रख लेंगे। क्या तुमने कभी बायोलॉजी में mRNA पढ़ा? बोलो mRNA। तो ए का मतलब तो आम है, क्या है? इस ए का मतलब था, एम का मतलब एक वैरायटी है मंजीरा, बोलो मंजीरा, मंजीरा रोमानी इंटू नीलम, बोलो रोमानी इंटू, ये रे पढ़ लो, रे बोलो रोमानी इंटू नीलम, रोमानी इंटू नीलम, mRNA, मंजीरा रोमानी नीलम। ये तो आम है। क्या तुम्हें याद रह जाएगा? थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, नहीं मिलेगी? आगे बढ़ो। अब कुछ और किस्में हैं जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बोलो दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम, इसका उल्टा करो, नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू दशहरी। क्या बात है? बोलो नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो। ये 4 किस्में भारत में लगभग सबको आती। भारत में कोई ऐसा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं है जो जिसने एक बार पढ़ रखा और उसको नहीं आती हो, क्योंकि ये किस्में बहुत कॉमन है, इनके टेक्स्ट सबने इनको याद कर रखा है। बोलो DNA आम्रपाली, DNA दशहरी नीलम आम्रपाली, दशहरी नीलम आम्रपाली, NAR, सॉरी NAR कहां से हुआ? बोलो NDM नीलम दशहरी मल्लिका, नीलम दशहरी मल्लिका। यहां पे है NAR नीलम अल्फांसो रत्ना, नीलम अल्फांसो रत्ना, RAS रत्ना अल्फांसो सिंधु, रत्ना अल्फांसो सिंधु। एक बार वापस रिपीट करें, ठीक है? बोलो DNA दशहरी नीलम आम्रपाली, NDM नीलम दशहरी मल्लिका, NAR नीलम अल्फांसो रत्ना, RAS रत्ना अल्फांसो सिंधु। क्या याद रह जाए? गुड। तो ये कहां से विकसित है वो भी देखो, मैं लिख रहा हूं। ये ऊपर वाली जो दोनों वैरायटीज हैं, ये दोनों, ये आपके IRA वाली, IARA कहां पर है बताओ? तो ये तो आपके स्टूडेंट्स IRA न्यू दिल्ली में है, IRA वाली किस्म। ये दोनों किस्में जो है नीचे वाली,
ये वो कल मैं आपको दापोली बता रहा, दापोली कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गोवा से ऊपर की साइड, तो वहां यूनिवर्सिटी है दापोली में, उसको बोलते हैं बाला साहब सावंत, बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ। क्या नाम है उसका? बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली महाराष्ट्र या दापोली महाराष्ट्र। ये यूनिवर्सिटी है, क्या है? हाँ, ये महाराष्ट्र। इसके अंदर में एक सेंटर है, उसको कहते हैं फ्रूट रिसर्च सेंटर। क्या कहते हैं? फ्रूट रिसर्च स्टेशन। क्या है उसका नाम? है वेनगुर्ला। क्या है? वेनगुर्ला जगह है महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग जिले में, तो इसलिए नाम भी सिंधु है। ये रत्ना, ये दोनों किसमें? वहां, क्योंकि ये दोनों साउथ इंडिया में है भाई, एक तरीके से नीचे की साइड में तो साउथ में, तो साउथ वाले संकरण में क्या काम में लेते हैं? अल्फांसो कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों वेरायटी के अंदर अल्फांसो है, ध्यान रखना। क्या पता रहेगा? तो बाला साहब सामंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, बोलो एक बार, बाला साहब सामंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र, उसके अंडर में एक सेंटर है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे सेंटर, जैसे हमारे बिलोड़ा में एक सेंटर है, उसमें एमपीटी यूनिवर्सिटी लगती है, उसको हम लोग वो एरिड एग्रीकल्चर रिसर्च, एरिड मतलब ऐसे करके है, नहीं, ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन ऐसे कुछ है, तो DFRI ऐसे कुछ है। आरजिया, आरजिया कौन है बिलवाड़ा का? बिलवाड़ा में उधर आरजिया फार्म, उसका नाम क्या है? ऐसे ही है, ड्राई फार्मिंग का सेंटर है, वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करता है। तो कुल मिला के जो लोकल रिसर्च सेंटर होते हैं ना, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करते हैं। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? क्या बात है, बोलो। IIHR हसरगट्टा बेंगलोर, यहां से कोई भी वेरायटी निकलेगी तो क्या लगेगा उसके पहले? उसके पहले लगेगा अर्का शब्द। इनमें से 2-3 मैं याद करा दूंगा, 2-3 तुम्हारे हिस्से में रहेगी, समझ गए तुम लोग? तो कोई ज्यादा लोड नहीं लेगा, इची गोइंग। बाकी अब तक तो मैंने आपको लगभग लगभग ये याद कराने की कोशिश की है, आगे भी जारी है, देखो कौन याद कर पाता है। मेरे साथ रिपीट करना, बोलो। अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, अर्का पुनीत, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का अरुणा, सवास। इसके अलावा और भी है, अर्का नीलकरण, अर्का नीलकरण, अर्का उदय, अर्का उदय, और अर्का सुप्रभात, ऐसे लिखो, अर्का सुप्रभात। ठीक है, तो ये कुछ किस्में हैं, ये इतने सारी। अब इनमें से कुछ खास बात नहीं है, बोलो। अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। क्योंकि अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको यही पता रखना पड़ेगा, जैसे अंबिका ना, अंबिका उसका संकरण है आम्रपाली, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया वाली, नॉर्थ इंडिया वाली तो आम्रपाली आएगा, उसमें अल्फांसो है। अल्फांसो आम्रपाली वैरायटी तो इनमें मिल जाएगी आपको, लेकिन अल्फांसो नाम की वैरायटी नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, समझ गए? तो उषा नाम की कोई वैरायटी आ जाए तो अल्फांसो नहीं आएगा उसमें। अंबिका अरुणिका में भी क्या आएगा? अल्फांसो नहीं आएगा, आम्रपाली आएगी। फिर बोलो, अर्का पुनीत अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, बोलो बैंगनपल्ली। तो इस पुनीत को उल्टा करो तो अरुणा बन जाएगी, क्या बनेगी? पुनीत को उल्टा करो तो क्या बनेगी? हाँ, बोलो बैंगनपल्ली इंटू, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो। अर्का नीलकरण अल्फांसो इंटू नीलम, नीलकरण से क्या याद रखोगे? हाँ, बोलो अल्फांसो इंटू नीलम। तो नीलकरण को तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई, अर्का आते हैं अल्फांसो और नीलकरण से नीलम, तो अल्फांसो इंटू नीलम। अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? तो आपको ABCD आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? हाँ, बोलो APAB, APAB। अर्का पुनीत अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, अर्का पुनीत अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली। और जब पुनीत को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगी? अरुणा। तो ये बैंगनपल्ली इधर आ जाएगा, अल्फांसो। इन चारों किस्मों में अल्फांसो देखिए, बोलो अल्फांसो, 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 अल्फांसो। ये दोनों किस्में नहीं है, रिसेंटली विकसित है, और ये डबल संकर संकरण वाली किस्में है, क्योंकि इसमें ये ड्यूल क्रॉस हाइब्रिड है। इनके अंदर पहली बार साउथ इंडिया में आम्रपाली पे प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो किस्मों का आकार छोटा रखना चाहते हैं। तो आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल क्या है? तो आम्रपाली और अर्का अनमोल, ये दोनों डबल संकर संकरण है। लेकिन डबल संकर संकरण में भी इस प्रश्न को ज्यादा सही मानते हैं। डबल संकरण, कोई बच्चे डबल संकरण कैसे हुआ? एक तो था सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, ये जैसे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है सब। डबल क्रॉस का मतलब आम्रपाली खुद एक हाइब्रिड है, आम्रपाली अपने बोला ना अभी ऊपर DNA दशहरी नीलम आम्रपाली। अर्का अनमोल खुद एक हाइब्रिड है, अर्का अनमोल अल्फांसो इंटू, तो दोनों सिंगल क्रॉस बीच में हाइब्रिड करते हैं, तो डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो ये दोनों डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी। एक किस्म को किसी को इंपोर्टेंट तो लगा नहीं सकता, तो ये आप लोगों को अब लिखना चालू करना है। यहां से हम लिखना चालू करेंगे। अर्का, ये जो पुष्पा सूर्या है, ये संकर किस्म नहीं है। तुम देखते तो हो ही नहीं, ऐप के ऊपर सारा अपलोड कर देते हैं वो टेस्ट का पूरा सिस्टम से शेड्यूल। नहीं, मेरी दादी जी तो प्रधान है, दादी जी।
बढ़िया है, तो प्रधान है तो अच्छी बात नहीं, कहीं के प्रधान है, कहीं के विधान। एक टॉपिक डालो वैरायटी का आगे का, अभी तक जो भी पढ़ी उन्हीं को वापस। एक वर्गीकरण है पकने के आधार पर, यानी कि कौन सी जल्दी पकती है, कौन सी बाद में पकती है। तो पकने के आधार पर हम लिख रहे हैं, पकने के आधार पर। लोग बात तो क्या करते हैं कि जैसे कोई नेता भी है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि नेता ऐसा हो जो जिंदगी में हमारी सेवा ही करे बस। लोगों की क्या सोच है हिंदुस्तान में कि नेता ऐसा चाहिए जो फुल ईमानदार, शादीवादी कुछ बालक टाबक पैदा नहीं करे, 24 घंटे हमारी सेवा करे, जो बिल्कुल निष्कलंक निश्चल हो। अब ऐसा कहां से लाए? ऐसे कोई प्रजाति पाई जाती है तो उसकी कोई जिंदगी नहीं है क्या? तुम्हारी सेवा करे, कौन सेवा करे बताओ? अब अच्छा आदमी, मोदी अच्छा आदमी, देखो मोदी जी अच्छा आदमी, कोई शक नहीं उसमें, लेकिन निंदा करने वाले ये है मोदी है, अरे तो उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, कुछ कुछ छोटी मोटी कमियां है तो इग्नोर करनी जानी चाहिए ना, नहीं समझे? तो उनको तो ऐसा, और वो तो ऐसा, अरे वो ऐसा है तो कमियां तो सब में। नेता सारे बदमाश नहीं है ऑलरेडी, जो जिंदगी में नेता बदमाशों का बदमाश है वो उनकी बुराई कर रहा है। मर्डर कर रखे हैं, कोई क्या आरोप है, कोई रेप का केस लगा, पता नहीं क्या क्या लगा, वो कैसे कैसे जो है। चलो आगे बढ़ो। मार्केट में आम आने की मैंने आपको थोड़ी देर पहले सीजन क्या बताई थी, मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक आम आते हैं मार्केट। अब मार्च महीने से लेकर के ये इस प्रकार से अगस्त महीने तक आ रहे हैं। तो जो मार्च महीने से लेकर के जल्दी जल्दी आते हैं उनको हम अगेती किस्में कहते हैं क्या? तो यहां पर आएगी अगेती किस्में, और अगेती किस्में आपको मैंने बता रखी पहले। तो एक तो आवाज नहीं, एक तो उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म कौन सी थी? बॉम्बे ग्रीन। तो एक तो इसमें आती है बॉम्बे ग्रीन, एक आती है केसर। केसर ये दो ही याद रखनी है आपको, एक एक्स्ट्रा है बैंगनपल्ली। क्या है ये? बैंगनपल्ली एक्चुअली क्या दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश साइड में अगेती। जैसे बॉम्बे ग्रीन अगेती किस्में उत्तर भारत में, और ये बैंगनपल्ली कहां पर है? ये दक्षिण भारत में अगेती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं दक्षिण भारत। आपके परीक्षा में ये ऊपर वाली दोनों किस्में आ सकती, जो बीच में किस्में आती है उनको कहते हैं अपन मध्यम समय में पकने वाली किस्म। मध्यम वाली कुछ खास है नहीं, वही वाली तुम्हारी बोलो, आम्रपल्ली, आम्रपल्ली, मल्लिका, मल्लिका, लंगड़ा, दशहरी, लंगड़ा, दशहरी। तो मध्यम किस्में आप याद मत करो क्योंकि ज्यादातर मध्यम वाली श्रेणी में है। आप ये मध्यम लिख रहा हूं यहाँ ना, मध्यम समय में पकने वाली, माध्यम नहीं मध्यम। जो पछेती किस्में है वो भी तुम्हें पहले से पता है। बताओ पछेती कौन कौन सी? फजली, चौसा। तो मेन दो ही किस्में हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा फजली आती है एग्जाम में, आजकल आती है चौसा। नीलम भी पछेती है लेकिन दो याद रख लो, फजली, चौसा। अब यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो सुपरवाइजर 2026 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सुपरवाइजर 2026 में प्रश्न क्या आएगा? या तो अगेती किस्म आ सकती है या पछेती आ सकती है। इसको लिखना आपको एक मिनट में। तो अगेती है और उधर लिखी हुई है ये पछेती। अगेती पछेती आने के चांस ज्यादा। ओके तुरंत लिखो। अगेती, मध्यम और पछेती किसमें है? अगेती और पछेती इंपॉर्टेंट है। सर अंबानी जी मेरे घर से तेल मांग कर ले जाते हैं। अंबानी जी, सही बात। आ जाए सपना या रो जाता है? क्षेत्रानुसार क्या है पहले देखना इधर। क्षेत्रानुसार यानी क्षेत्र के अनुसार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इसमें जो बातें बताई जाएगी वो कहीं कहीं आपके काम आए। क्षेत्र धन अनुसार, क्षेत्र अनुसार, दीर्घ संदेश ऐसा है। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ये आपका पूर्वी भारत, और ये आपका कौन सा है? पश्चिम भारत है। तो बात ऐसी है कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत शॉर्टकट में लिख देता हूं, उत्तर भारत समझ आओगे तुम। उत्तर भारत की किस्में कौन कौन सी मेरे साथ रिपीट करना बोलो। बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, लंगड़ा, दशहरी। क्या ये दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में होने वाली किस्में इस प्रकार से बोलो। नीलम, रत्ना, रत्ना, तोतापुरी। तोतापुरी को हम लोग बोलते हैं बेंगलोरा। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये जैसे हुई बेंगलोरा। इसी तरीके से एक वैरायटी है बैंगनपल्ली। क्या नाम है? तो ये किस्में आपके दक्षिण भारत की है। अब इनकी मैं विशेषता भी बता रहा हूँ। ये मेन किस्में होगी साउथ इंडिया की। जो इधर वाली किस्में हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कौन कौन सी। पूर्वी भारत वाली, ठीक है, बोलो गुलाब खस या गुलाब खास, नंबर 1। एक है कृष्ण भोग, बोलो कृष्ण भोग और फजली। कृष्ण भोग और फजली, ये कौन सा भारत है इधर? ये पूर्वी भारत है, याद रह जाएगा अपने को। तो अभी जैसे जेट का पेपर हुआ था थोड़े दिन पहले, पिछले 2024 में, उसमें वैरायटी आ रखी है गुलाब खस किसके किस्में? पहला ऑप्शन गुलाब आ रखा है, तो उसमें क्या करोगे आप लोग? आपको आम करना पड़ेगा। अब इधर होने वाली किस्में कौन कौन सी बोलो? केसर, केसर, मूल गोवा, मूल गोवा, अल्फांसो आदि। जैसे और भी है वनराज वगैरह, लेकिन ये याद रखो। ये कौन सा भारत है इधर? पश्चिम भारत। अब मैं एक लास्ट चीज आपको बता रहा हूं, फिर आप लोग लिख लेना। देखो क्या है,
अब बात ऐसी है कि भैया जो उत्तर भारत की किस्में है, उत्तर, ये कौन सा भारत है इधर, इन उत्तर भारत की किस्मों की विशेषताएं लिख रहा हूं यहां पर। ये एकांतर फलन वाली होती है। कैसी होती है? एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है नंबर 1। इनमें एक भ्रूणीय होती है। कैसी होती है? एक भ्रूणीय होती है। और इनमें परागण में भी दिक्कत आती है, स्व अनिश्चितता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्व अनिश्चितता पाई जाती है। हल्का फुल्का अपने को याद रखना है। जबकि दक्षिण भारत की किस्मों की क्या खासियत होती है, तो ये इधर लिखी हुई है दक्षिण भारत की किस्में। दक्षिण भारत की किस्मों में हर साल फल आते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, ये नियमित फलन वाली होती है। याद रखना है, हर साल फल आएंगे यानी कि नियमित फलन। इसके अलावा और क्या, बहुभ्रूणता पाई जाती है दक्षिण भारत की किस्मों में, बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या तुम्हें याद रहेगा? और इसके अलावा वो स्व अनिश्चितता की समस्या इधर नहीं होती है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, नॉर्थ इंडिया बॉम्बे ग्रीन, चौसा, लंगड़ा दशहरी। दक्षिण भारत नीलम रत्ना, तोतापुरी, बैंगनपल्ली। इधर गुलाब खस, कृष्णभोग, फजली। इधर है केसर, मूल गोवा, अल्फांसो। उत्तर भारत में आम की जलवायु नहीं है जैसे चाहिए वैसे। आम की जलवायु कैसी, उष्ण जलवायु मिलती है दक्षिण भारत में, सब ठीक रहता है तो हर साल फल लगते हैं और एक गुठली में 3 निकलते हैं फल पौधे। और उत्तर भारत में जलवायु नहीं है तो एकांतर फलन की समस्या है और जो है एक भ्रूणता होती है। चलो अब इसको उतार लो। अब आप लोगों को क्या करना है, लिखो प्लांट प्रोटेक्शन, टॉपिक डालो प्लांट प्रोटेक्शन। और उसके बाद इधर देखो, अच्छी चीजें बताने वाला हूं इसके बाद भी। अभी आपको आम के बारे में अच्छी बातें बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को लिखना नहीं है, सुनना है 2 मिनट के लिए खाली। फिर मैं कहूं लिखो तब लिख लेना। सबसे पहले हम शुरुआत करें इसमें कीटों से, ठीक है? तो इसके अंदर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कीट। कीटों को बोलते हैं इंसेक्ट, येलो इंसेक्ट। क्या आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? अब बस अब इधर देखो सब, इसमें अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं। सबसे पहले इसमें लगने वाला कीट है मिलीबग। क्या नाम है? हाँ बोलो, मैंगो मिलीबग। नाम होता है ड्रोसिका मेंजिफेरी। रिपीट करो, बोलो, ड्रोसिका मेंजिफेरी, ड्रोसिका मेंजिफेरी। इस कीट का सिस्टम क्या है, ये एक बग होती है, बग। और जो बग होती है उसमें ये रहता है कि भाई जैसे ये इस वाली बग की बात करो तो ये ऐसे छोटा सा सफेद रंग की बग होती है, चारों तरफ इसके पैर होते हैं, इसका पता ही नहीं चलता मुंह किधर है इसका। तो कुल मिला के ये सफेद रंग की होती है, छोटी सी होती है। ये अंडे देती है जमीन में और जब मई जून का महीना आता है तब ये जो है बाहर निकलती है और ये बाहर पेड़ पर चढ़ती है। पेड़ पर चढ़ने के बाद फलों का रस चूसती है, पत्तियों का रस चूसती है। तो इससे हम मैनेजमेंट के लिए, इसके प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं कि भैया अप्रैल से लेकर के जून तक खेत की जुताई करते हैं अच्छे से, जिसको हम लोग समर प्लॉइंग बोलते हैं, गर्मी में जुताई करना। उससे क्या है, इसके अंडे पीपा जो भी जमीन में रहते हैं गर्मी से वो कम हो जाए, नुकसान हो जाए उनको, या मर जाए, नष्ट हो जाए। या हम क्या करते हैं, इस तने के ऊपर एक पॉलीथीन लपेटते हैं। क्या करते हैं, इस तने के ऊपर एक लगभग 40-50 सेंटीमीटर लंबी, मान लो चौड़ी, इतनी चौड़ी एक तने के ऊपर पॉलीथीन लपेट करके ऊपर से ग्रीस लगा देते हैं। ऊपर ग्रीस लगाने से क्या होता है कि अब ये मिलीबग जब ऊपर चढ़ती है तो यही चिपक जाती है, तो ये इसका बचाव है। इसको बोला जाता है ट्री बेंडिंग। क्या बोलते हैं, इसका नाम है ट्री बेंडिंग। तो ये क्वेश्चन एंटोमोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें आता है कि कौन से कीट से बचने के लिए ट्री बेंडिंग की जाती है। बेंडिंग मतलब बैंडेज, शाखा झुकाने को भी बेंडिंग बोलते हैं, BENDING, उसका मतलब अमरूद में करते हैं वो। और ये बैंडेज वाली बेंडिंग, इसका मतलब तने पर पॉलीथीन लपेट करके उस पर ग्रीस लगाना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्री बेंडिंग। तो ट्री बेंडिंग किससे बचने के लिए करते हैं हम लोग, मिलीबग के लिए करते हैं। एक कीट तो रहा ये शॉर्ट में ही। अगला कीट भी अच्छा वाला कीट है, उसको कहते हैं फल मक्खी। वो तुम्हारा फेवरेट, बोलो फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, डोकस डोरसेलिस, या पेक्टोसेरा डोरसेलिस। बोलो डोकस डोरसेलिस, डोकस डोरसेलिस नंबर 1। नंबर 2 एक इंसेक्ट और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, गुठली का गुण। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं स्टोन विविल। ये राष्ट्र, इसको कहते हैं स्टेरनोचेटस मेंजिफेरी। क्या बोलेंगे, या मेंजिफेरा, बोलो स्टेरनोचेटस मेंजिफेरी या मेंजिफेरा। अब बात यहां सुनने वाली ये है कि ये दोनों जो कीट देख रहे हो आप लोग, ये दोनों क्वारंटाइन इंपोर्टेंस के इंसेक्ट। ये दोनों जो कीट देख रहे हो ना, ये दोनों कीट निर्यात में प्रॉब्लम करते हैं। किसमें करते हैं, निर्यात में बाधा पैदा करेंगे। इसलिए मैं इन दोनों के लिए लिख रहा हूं निर्यात में बाधा, निर्यात में बाधा। आप निर्यात में बाधा का मतलब, आपने 1914 का एक अधिनियम सुना होगा, उसको क्वारंटीन एक्ट। क्वारंटीन एक्ट का नाम किसने सुना, आपके संगरोध अधिनियम। मतलब किसी एक कीट को या रोग को एक देश से दूसरे देश में जाने से रोकने का कानून। अगर कोई, अब जैसे इसमें अलग अलग कीटों की लिस्ट बनी हुई है, ये किस, जैसे ये कीट है फल मक्खी, तो ये भारत से बाहर के देशों में नहीं जाना चाहिए, लोग खरीदते नहीं, मना कर देते हैं, टेस्ट होता है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर। स्टोन विविल है, ये लग जाता है तो भी नहीं लगता। जैसे 2018-19 आम की जो हापुस किस्म अल्फांसो, उस किस्म के ऊपर फल मक्खी का अटैक हो गया भारत में बहुत ज्यादा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोक लग गई कि भारत का आम निर्यात नहीं हो। उस साल भारत का आम अल्फांसो निर्यात नहीं हुआ, तो आप और हम जैसे लोगों के भी अल्फांसो सस्ता आता है, क्योंकि अल्फांसो महंगा। तो अल्फांसो हम कभी, किसने अल्फांसो आम खाया आजकल, तो अल्फांसो कभी मार्केट में मिले तो खाना चाहिए उसको। तो 1200 रुपए 1000 रुपए का दर्जन आता है, या कभी कभी रेट के ऊपर ज्यादा होते रहती है इसकी। पेटी आती है 2 किलो की, कभी 3000, कभी 4000 में आती है ऐसे। तो कुल मिलाकर के महंगा आता है, लेकिन ठीक है, उसका स्वाद मीडियम है। बाकी बताते तो बहुत अच्छा है उसका, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा। तो ये दोनों क्या है, क्वारंटीन शब्द का मतलब आप समझे, डोमेस्टिक क्वारंटीन भी होता है। क्वारंटीन का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कोई कीट नहीं जाता, इसके लिए भी कानून बना हुआ है।
कोरोना आया तो कोरोना में क्वारंटीन शब्द तुमने सुनी रखा है कि कोई अमेरिका से कोई आया, बाहर का कोई आदमी आया तो गांव के स्कूल में क्वारंटीन रखा उसको इतने दिनों तक। क्यों? क्योंकि वो बीमारी यहाँ तक नहीं फैले। कोई अंतरिक्ष में जाता है, कोई चांद पे जाता है। जैसे अभी मान लो कि कोई आदमी चांद पे गया, जैसे नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया, उसके साथ में 3 लोगों, मतलब 2 और गए तो 3 हो गए। वो वापस आए तो उनको कई दिनों तक अलग से धरती पे साइड में एक चैम्बर बना रखा था, क्वारंटाइन, उसके अंदर रखा 2-3 महीने, सीसीटीवी लगे हुए, वहां पर पूरा उनका ऑब्जर्वेशन कि कहीं बाहर से ऐसे तो कोई बीमारी रोग नहीं लेके आ गए तो यहाँ आकर के जो है मानव जाति के लिए खतरा बन जाए। सही नहीं? तो जो भी बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं ऐसे जाते हैं। यूरी गागरिन गया था, रूस का एक यूरी गागरिन यात्री था, वो अंतरिक्ष में गया था, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला बंदा यूरी गागरिन। तो उसके बारे में तो कई बातें कही जाती। उसको आते ही सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा क्या तुम्हें भगवान दिखे वहां? तो उसने कहा मैंने खूब ढूंढा लेकिन मुझे वहां कोई ईश्वर नजर नहीं आया। वो उसके म्यूजियम के बाहर भी लिखी हुई है बात, रूस के अंदर। तो उस टॉपिक में नहीं जा रहे अभी, लेकिन अभी ये कुल मिलाकर के जब निर्यात करते हैं अपन तो इस तरीके से ये जो कीट है ये दोनों फायदा पहुंचाते हैं। इन दोनों कीटों के कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए इन दोनों की ही साथ में बात हो रही है। देखो, तो इन दोनों का नियंत्रण या प्रबंधन जो है उसके लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं, उसको कहते हैं VHT। क्या तुमने नाम सुन रखा है? बोलो, वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो ये एक प्रकार की उपचार है, तकनीक है, इसको कहते हैं ऊष्मा ताप उपचार। क्या बोलते हैं? तो ऊष्मा ताप उपचार का मतलब होता है कि जो भाप होते हैं ना, भाप, तो जैसे पानी गर्म होता है भाप, तो उसमें से क्या इन फलों को निकालते हैं, इन फलों को निकालते तो गर्म रहता है, उसमें तापमान 43 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन कीटों के अंडा, प्यूपा वगैरह अगर उस फल के अंदर है या ऊपर है तो खत्म हो जाता है। तो ये तकनीक है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, क्वेश्चन आ रखा है कि वेपर हीट ट्रीटमेंट निम्नलिखित में से कौन से कीट के लिए है? तो फल, मक्खी, स्टोन वीविल, उपयुक्त तो दोनों। तो क्या करना था उसमें? लास्ट एक कीट और लगता है जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आम का फुद्दा। क्या बोलते हैं? गुड, बोलो, मैंगो हॉपर। तो मैंगो हॉपर भी एक इंपॉर्टेंट कीट होता है, इसको कहते हैं एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी। बोलो, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी। तो ये एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी जो है यह एक प्रकार का इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इसका सबसे खतरनाक माना जाता है इसको। ये एक रोग को फैलाता भी है, ये एक वाहक है। एक बीमारी होती है शूटी मोल्ड। क्या होती है? एक बीमारी का नाम लिखा हूं, शूटी मोल्ड, कवक है ये। मोल्ड यानी कवक, शूटी मोल्ड का मतलब काली मसी रोग। काली मसी आपने सुन रखा? पत्तियों के ऊपर काले काले रंग का कवक जम जाता पूरा काला काला से, तो काली मसी। झालावाड़ के अंदर संतरे पे बहुत होता है, तो पिछले 10 साल में संतरे के कई किसानों ने बगीचे उखाड़ दिए उसके चक्कर में। तो ये क्या करता है, ये कीट इस बीमारी को भी एक से दूसरी जगह क्या करता है, फैलाता है। क्या हमने कुछ पढ़ा? बोलो, मीलीबग, ड्रोसिका मेंजिफेरा या ड्रोसिका मेंजिफेरी। अपने को क्या सर्च करना है, मैं तुम्हें कुछ कीट दिखाने वाला हूं, ठीक है? क्या तुमने कभी मीलीबग देखी? क्या मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैंगो मीलीबग। सर मैं क्वारंटीन में रहेगा, पीछे सबने लिख लिया सफलतापूर्वक, गुड। अब लिखो आप लोग रोग। रोगों में बिल्कुल भी लोड नहीं रहेगा, ठीक है ना? इजी गोइंग बिल्कुल। रोग में रोग, इसका मुख्य रोग आपको पहले बताया हुआ है, चूर्णिल आसिता, जो इसका लगता है मेन रोग। ऐसे लिखो, चूर्णिल आसिता। चूर्णिल आसिता को हम लोग बोलते क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू या छच्छा रोग। पढ़ रखा है बार बार। और फंगस का नाम आपको याद रखना है, ओडियम मेंजिफेरी। क्या याद रखोगे? हाँ, तो ऐसे याद रखो, ओडियम या ओइडियम मेंजिफेरी। मेंजिफेरा या मेंजिफेरी, ओइडियम मेंजिफेरी। इसके नियंत्रण के लिए भी वही है कि या तो केराथेन या प्रोपिकोनाजोल। केराथेन या प्रोपिकोनाजोल। ओडियम मेंजिफेरी या मेंजिफेरा, मेंजिफेरी लिख लो। चलो, वो क्या पीछे स्पेलिंग में RAE होता है ना, तो मेंजिफेरी। सेकंड, इसमें एक बीमारी लगती है एंथ्रेक्नोस। ऐसे लिखो, एंथ्रेक्नोस। तो एंथ्रेक्नोस को हम वैसे श्याम व्रण कहते हैं, श्याम वर्ण है, श्याम व्रण। ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक फंगल डिजीज है, कवक जनित है। जितने भी एंथ्रेक्नोस होते हैं ज्यादातर कोलेटोट्राइकम नामक फंगस हो, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस, ग्लोस्पोरोइडस, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस, ठीक है? ये सारे फंगस, रीडिंग मारना देखो कितने तुम्हारे में से कई सारे ऐसे हैं 70% जो याद कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते, तो कोशिश करो कि कितना ज्यादा याद रख पाओ। तो कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस, और यही आपका संघर्ष कहीं कहीं काम आएगा, आज नहीं तो कल। ज्ञान कभी वेस्ट थोड़ी जाता है, ज्ञान कभी व्यर्थ होता है क्या? नहीं होता है, तो काम ही आएगी कोई ना कोई बात। गांव में किसी को ज्ञान बांटते रहना, सुनते नहीं है तो वो तुम्हारी औकात देख के सुनते हैं। सिस्टम है ये, तुम्हारी कोई गलती नहीं है उसमें, सिस्टम है कि आदमी को कब महत्व दिया जाएगा। तो ये सभी समाज का, सोसाइटी का रूल है। सोसाइटी, मैं बोलूं मुझे कोई नहीं सुनता, मुझे कौन सुनता? आज भी कोई नहीं सुनता कई लोग। वो तो तुम सुनते हो क्योंकि तुम पढ़ने आते हो इसलिए। भाई कौन सुना? वो तो मास्टर रह गया तो सुनना ही पड़ेगा, तुम्हारा ऑप्शन नहीं। भाई कौन सुना? गांव में दोस्तों के बीच कोई सुनते होंगे, कोई किसी के दोस्त नहीं सुनता। तुम कलेक्टर बन जाओ, कलेक्टर भी बन जाओ तो दोस्तों के बीच में तो दोस्त पैसे, कलेक्टर बाद में, सही नहीं? तो दोस्त पहले है, तो दोस्त है। गांव में तो वही है। गांव में तो वही सिस्टम है कि एक बार वो पटवारी वाला सीन, गांव का पहला पटवारी बना लड़का, नहीं कलेक्टर बना, गांव का पहला कलेक्टर बना IAS। तो गांव में सब खुश, ढोल वोल बाजे, लोग नाच रहे हैं, नाच रहे बढ़िया तरीके से। तो 2-3 डोगरे बैठे चबूतरे पे, वो बात करें थोड़ा और पड़ता है तो पटवारी बन जाता। क्या
अब उनको क्या पता कि कलेक्टर पटवारी, उनके लिए तो पटवारी सब कुछ है, क्योंकि गांव का सारा काम धाम जमीन जायदाद का सारा पटवारी देखता है। तो ये सीन है। तो गांव में तो तुम सभी समाजों में एक ही है, तुम ये मत सोचना कि हमारा समाज ऐसा है, तुम कभी ये मत सोचना कि हमारा समाज या तुम्हारा समाज अलग अलग है। जितने भी ज्यादातर समाज है उसमें सब व्यक्तियों की यही हालत है। आप सुपरवाइजर बन जाओ एग्रीकल्चर, तुम्हें अभी लग रहा है कि अभी मेरे को महत्व नहीं दे रहा, मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा उसके बाद तो देंगे। सुपरवाइजर बन जाओगे उसके बाद में कोई आरएस बन जाओ, तुम्हें लगा आरएस बन जाओगे तो फिर देंगे महत्व, तुम आईएएस बन जाओ तो फिर महत्व देंगे। भाई समाज ऐसे सुधरने से रहा, कोई एक दिन में कोई नहीं सुधरता है। तुम अपनी जिंदगी को बढ़ाते जाओ और तुम मर जाओगे तो भी समाज वैसे रहेगा, ये फैक्ट है। इसलिए क्या हाल में मस्त रोग चलता रहेगा। तीसरा लिखो रोली रोग, अगली बीमारी लाल रोली, सॉरी रोली नहीं लाल रोली, इंपॉर्टेंट हो गई है लाल रोली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखो लाल रोली। लाल रोली को हम लोग बोलते हैं रेड रस्ट, रेड रस्ट। अब लाल रोली जो है ये एक्चुअली ये कवक नहीं है, ज्यादातर रस्ट कवक होते हैं, ये एक शैवाल है। तो ये शैवाल जनित बीमारी है, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं एल्गी या एल्गाई। तो ये लाल रंग का आपको शैवाल पत्तियों के ऊपर ग्रोथ दिखती है, उसके पत्तियों को नुकसान होता है। लाल रंग का शैवाल छोटा 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 कवक के जैसे ग्रोथ दिखती है। ये क्वेश्चन अभी एआरओ के एग्जाम में आया, क्यों आया? क्योंकि लाल रोली रोग शैवाल से होता है, ये सबको नहीं पता रहता। बाकी ये तो इसका मेन रोग है, ये हमने पहले पढ़ रखा है किस किस का मुख्य रोग है। तो बेर का है, अंगूर का है, आम का मुख्य रोग। अब एक और पढ़ रहे हैं आपको बोर्ड पे, देख यहां तक डन सबके। अब एक देह विकार भी मानते हैं, उसको रोग भी मानते हैं, मिक्स है। तो मैं वापस यहाँ शब्द लिख देता हूँ देह विकार। वो देह विकार भी है तो उसको रोग की श्रेणी में भी लिखते हैं, लेकिन कभी आ जाएगी क्या है तो आप देह विकार करना, कभी आ जाए कि मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है तो क्रियात्मक व्याधि है या देह विकार। अब 2 मिनट आपको लिखना नहीं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? बोलो मैंगो मालफॉर्मेशन, गुच्छा मुच्छा रोग। इसको गुच्छा मुच्छा कहते हैं या कहते हैं माल फॉर्मेशन, क्या कहते हैं? अब एक्चुअली क्या है कि भाई माल फॉर्मेशन की शुद्ध हिंदी तो होती है कुरूपता। क्या होती है? तो एग्जाम में कुरूपता आ जाता है, हमें पता नहीं रहता। इंग्लिश में तुरंत देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? माल फॉर्मेशन। तो ये मैंगो माल फॉर्मेशन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार भी क्या है? 2 प्रकार में एक प्रकार को तो हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव, इंग्लिश में लिखूंगा, बोलो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मैंगो माल फॉर्मेशन। यानी कि एक और होता है फ्लोरल, क्या होता है? हाँ बोलो फ्लोरल मैंगो माल फॉर्मेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या देखो। वेजिटेटिव का मतलब है वनस्पतिक, यानी कि प्लांट जब छोटा है, नर्सरी अवस्था, कैसा है? जब प्लांट नर्सरी में है या नर्सरी अवस्था में है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ये प्लांट है आपका नर्सरी स्टेज वाला, तो नर्सरी में ही इसकी पत्तियां और इसकी जो शाखाएं होती है वो गुच्छे में बदल जाती है। तो ये नर्सरी अवस्था में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? वेजिटेटिव। जब प्लांट बहुत बड़ा हो गया, 5 से 7 साल का या उससे बड़ा है, तो फूल आने लगते हैं उसमें। तो ये फूल आते हैं तो पुष्पक्रम गुच्छे में बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं? तो पुष्पक्रम का गुच्छे में बदलना, पुष्पक्रम का गुच्छे में बदलना। तो पुष्पक्रम जो है वो गुच्छे में कन्वर्ट। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? ये वाला। ये अधिक हानिकारक है, अधिक नुकसानदायक है। अधिक नुकसानदायक क्यों? क्योंकि जब छोटे पौधे में गुच्छा बन जाएगा तो फिर तो बड़ा ही नहीं होगा, बड़ा ही नहीं होगा तो फूल आना तो बात की बात होगी। अब इसके पीछे गुच्छा बन जाता है तो कारण क्या? तो वैज्ञानिक लोगों को कारण तो पता ही नहीं, क्योंकि कारण तो कोई एक हो तो बताएं। तो अलग अलग अनुसंधान अभी चल रहे हैं और इसके अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग कारण बता रहे हैं। उनमें से जो ज्यादातर मान्य कारक है वो है कवक। क्या है गाइस? अभी यूं कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कवक है जिसकी वजह से ज्यादा होती है। कवक का नाम मेरे साथ बोलना, बोलो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी, फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी फंगस स्पीसीज सबग्लूटिनेंस, बोलो सबग्लूटिनेंस। तो फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी फंगस स्पीसीज सबग्लूटिनेंस। तो एक कारण तो ये बताते हैं, एक कारण बताते हैं हार्मोन असंतुलन। क्या बताते हैं? तो हार्मोनल इंबैलेंस या हार्मोन असंतुलन। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो सीएन अनुपात में गड़बड़ होने के कारण हो रहा है, तो ऐसा भी बताते हैं सीएन रेशियो गड़बड़। और क्या बताते हैं? पोषक तत्वों की कमी, मकड़ी लग जाती है कि मकड़ी के कारण ऐसा होता है। तो मल्टीपल लोग जो है अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो बड़े एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि मैंगो माल फॉर्मेशन वाला कवक कौन सा है? तो फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी फंगस स्पीसीज सबग्लूटिनेंस। इसको सबसे पहले सर्वप्रथम दरभंगा बिहार में कहां पर देखा गया? हाँ दरभंगा। वो एक लड़की नहीं है क्या वो जो भजन गाती रहती है, मैथिली ठाकुर, जानता हो वो छोटे लड़के भजन गाते, उसको भी इस बार बीजेपी सरकार टिकट दे सकती है दरभंगा बिहार से। तो ये बात है, दरभंगा जो है इसमें सर्वप्रथम वहां पर मैरिस द्वारा, व्यक्ति का नाम है मैरिस, क्या है? मैरिस द्वारा इसको सबसे पहले देखा गया 1891 में। कब देखा गया? बस। तो अभी एक बार के लिए इतना ही लिखना। तो गुच्छा मुच्छा रोग ये सर्वप्रथम उसने भाई ने देखा, और ये 2 प्रकार और इसके कारण, ठीक है? इतना लिखो। एलडीसी पूसा लालिमा दशहरी सेंसेशन। इसके अलावा मालपाल, पूसा मनोहरी, पूसा पीतांबर,
आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। ठीक है, बोलो अंबिका अरुणिका। अंबिका को जनार्दन पसंद। बोलो आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। अरुणिका आम्रपाली इंटू वनराज। साकेत साई सुगंधा केसर तोतापुरी। MRNA मंजीरा रुमानी नीलम। बोलो DNA दशहरी नीलम आम्रपाली। NDM नीलम दशहरी मल्लिका। NAR रत्ना अल्फांसो सॉरी नीलम नीलम अल्फांसो रत्ना। RAS रत्ना अल्फांसो सिंधु। APAB अर्का पुनीत अल्फांसो बेंगनमल्ली। बोलो जनार्दन के अल्फाज थे अनमोल। जनार्दन के अल्फाज हैं अनमोल। हालांकि ऐसे उल्टा याद रहेगा नहीं। बोलो अर्का नीलकरण अल्फांसो इंटू नीलम। अगेती किस्में कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन और पचेती कौन सी है? फजली और चौसा। अब आपको क्या करना है? बोलो मिली बग डोसिका मेंजीफेरी। फ्रूट फ्लाई डोकस डोरसेलिस। स्टोन बिबिल स्टेनोचेटस मेंजीफेरी। मैंगो हॉपर एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। इसके अलावा है अपनी छच्छा रोग। कवक का नाम है ओडियम मेंजीफेरी। एंथ्रेक्नोस कोलेटोट्राइकम ग्रोस्पोरोइडस। ओके गाइस, इज इट इनफ फॉर टुडे? यस। अल्फांसो देखेंगे वाह कल। सुपरवाइजर का बेच आज 5वां। हाँ वो कर रहा हूं मैं, अभी बात करी मैंने। 07 नहीं है बटन। कोई है सर तो बोलो ना उनको प्लीज। वो नहीं सुनेंगे ऐसे, आप उनको जगाओ। उनको बोलो कि सर वो एलईडी नहीं चल रही। सर वो एलईडी चलाना। हाँ तो अपने पढ़ लेते हैं, तब तक लिखो मैनेजमेंट या प्रबंधन। टॉपिक डालो ऐसे प्रबंधन। मैनेजमेंट या प्रबंधन। आप मैंगो माल फॉर्मेशन या गुच्छा मुच्छा रोग होता है उसमें पुष्प क्रम गुच्छे में बदल जाता है या फिर उसकी पत्तियां शाखाएं गुच्छे में बदल जाती हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है प्रतिरोधी किस्में लगाना। तो ऐसे लिखना आपको प्रतिरोधी किस्में। तो टॉपिक डालो प्रतिरोधी किस्में। टॉपिक का मतलब पहला पॉइंट है। प्रतिरोधी किस्में सबसे फेमस तो वही है भादुरान। तो एक तो आपके पास में उपाय है भादुरान किस्म लगाओ। एक वेराइटी है इलायची और एक वेराइटी है अलिब। इलायची और अलिब, ठीक है ऐसे। तो भादुरान इलायची और अलिब ये किस्में आप लोग जो है ये प्रतिरोधी किस्में आप लगा सकते हैं। उनमें से एक ही याद रखनी है, वो कौन सी है? भादुरान। ठीक है, एग्जाम में भादुरान ही आता है। तो एक तो आप प्रतिरोधी किस्में लगाओ क्योंकि आम का पुष्प गुच्छे में बनता है, इनमें नहीं होती है दिक्कत। दूसरा इसका उपाय है NAA 200 ppm का छिड़काव। NAA 200 ppm का छिड़काव करने से भी फायदा मिलता है। तो इस तरीके से लिखो NAA 200 ppm, अच्छा रिजल्ट। तीसरा है कि तीसरा इसमें पुष्प क्रम को ही तोड़ देते हैं। पुष्प क्रम को तोड़ने को बोलते हैं डी ब्लोजमिंग। डी ब्लोजमिंग का मतलब होता है उस पुष्प क्रम को ही हम लोग तोड़ देते हैं। तो संक्रमित पुष्प क्रम को तोड़ना। तो संक्रमित पुष्प क्रम है उसको तोड़ देते हैं, पुष्प क्रम को तोड़ना। तो संक्रमित पुष्प क्रम को हमने तोड़ दिया ताकि बाकी में नहीं फैलेगा। तो ये इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो प्रतिरोधी किसमें लगाएंगे? नेप्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm और पुष्प क्रम को तोड़ने को बोलते हैं डी ब्लोजमिंग। तो ये इसके मैनेजमेंट के तरीका है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मैं एक बात कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को तुम लिखते रहो। अगर आप लोग हॉर्टिकल्चर के शीट पढ़ रहे हो तो मैं यहाँ पर जो आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वो नोट्स ही आपको लिखने हैं, शीट आपको नहीं पढ़नी। ऑनलाइन वालों को मैं जब तक मैं लिखा रहा हूं तो मैं यहाँ तब तक आपको शीट नहीं पढ़नी है। शीट में कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले 10 बार बोल दिया, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो ज्यादा मान्य है। फिर भी तुम लोग वापस पूछते हो सर शीट में तो फलाना ढिंगा धमाका लिख रहे। अब जब मैंने कह दिया यहाँ लिखा रहा हूँ वो सही, फिर तुम क्यों कहते हो? शर्म नहीं आती है? अगली बार बोला तो हटा देंगे उसको, यहाँ से ध्यान रख लेना। मैंने जब कह दिया कि सबको खुद के नोट्स हाथ से लिखने तभी तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ स्लाइड से करवा दूं तुम बोलो तो कल से ही। तो फिर आपको लिखना है तो तुम ये मरे जा रहे हो। अब लिखो तोड़ाई। इनमें से ये भादुरान वैरायटी मल्टीपल टाइम आस्क्ड है, ठीक है, पूछते रहते हैं परीक्षा का। ये लिख लेते हैं तोड़ाई या हार्वेस्टिंग ऐसे। अब हम आम को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आम को तोड़ने के लिए, किसी भी फल को तोड़ने के लिए उसका परिपक्वता सूचकांक चेक करते हैं जिसको कहते हैं मैच्योरिटी इंडाइस। तो परिपक्वता सूचकांक अलग अलग तरीके से करते हैं। कई सारे परिपक्वता सूचकांक होते हैं अलग अलग क्रॉप के, मैच्योरिटी इंडाइस कहते हैं। तो आम के अंदर एक परिपक्वता सूचकांक तो है टप का स्टेज। क्या है? टप का है। टीएसएस भी चेक करते हैं उस रिफ्लेक्टोमीटर से। तो टप का स्टेज ऐसे लिखो, टप का स्टेज। टप का स्टेज के आगे लाइन लिखो कि फलों का पेड़ से टूटकर अपने आप नीचे गिरना, टपकना। टप का स्टेज का मतलब जब पेड़ से अपने आप फल टूटकर नीचे गिरने की कोशिश करने लगे, इसका मतलब अब वो तैयार। लिखो फलों का अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। फलों का अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। फलों का अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिरना।
उसको कहते हैं टपकना। तो टपका स्टेज किसका तुड़ाई सूचकांक है? तो ये है आम का तुड़ाई सूचकांक, ये अपने को याद रखना, तुड़ाई या परिपक्वता सूचकांक। एक हल्का सा और याद रखने की कोशिश करना, जिसको कहते हैं अपन अपेक्षिक गुरुत्व। अगला लिखना है अपेक्षिक गुरुत्व। अपेक्षिक गुरुत्व को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़े स्तर पे करते हैं साइंटिस्ट लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करते हैं, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एसजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्चुअली क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की होती है 1, वाटर की होती है 1.0, ऐसे होती है। तो जब आप आम को पानी में डालते हो और जब वो डूब जाता है, इसका मतलब जो है वो आम तैयार है। तो यहां पर 2 किस्मों का लिख रहा हूं मैं, आपको याद रखना अनिवार्य नहीं है, खाली ये याद रखना है कि ये आम का परिपक्वता सूचकांक होता है अपेक्षित गुरुत्व। तो अल्फांसो किस्म का होना चाहिए 1.01 से 1.02, और दशहरी किस्म का परिपक्वता के समय अपेक्षित गुरुत्व होता है 1.0 से 1.01। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का फुल्का सा लिखना है इसको। तो अपेक्षित गुरुत्व तुड़ाई के समय इतना होना चाहिए, अल्फांसो का इतना होना चाहिए, दशहरी का इतना होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज के लिए लिखा मैंने। यहां से क्या प्रश्न आ सकता है अभी बताऊंगा। गुरुदेव प्लीज बताइए ना कि गोलू आया है क्या? कौन सा गोलू आया, कब का स्टेज आया? कभी ऐसा आता है प्रश्न माना कि आम की तुड़ाई के समय या परिपक्वता के समय कितनी अपेक्षित गुरुत्व होना चाहिए? तो ऑप्शन ऐसे आते हैं, देखो 0.10, 1.01, 0.10, 0.01। तो ऐसा प्रश्न एक बार बीएचयू में आ रहा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जो 1 के सबसे पास में है। तो 1 के सबसे पास में कौन है? 0.01। तो 0.01 देखो, 0.01, 0.01, 0.02। तो 1 के बिल्कुल करीब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? बस अब आगे बढ़ो। अब आप लोग ये फल खत्म है। इसमें एक वो आता है जिसको कहते हैं लेसुआ या गोंदा। तो गोंदे का तो अपन बाद में